वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे आज के इस सेशन में। आप जुड़े हुए हैं संभव सीरीज से और बेशक इंतजार कर रहे होंगे स्पेक्ट्रम के चैप्टर नंबर 13 का। तो स्पेक्ट्रम के चैप्टर नंबर 13 पर आज हमारी बातचीत होगी, जहां पर हम बात करेंगे क्रांतिकारी चरण के बारे में और जानेंगे कि किस प्रकार से क्रांतिकारियों की शुरुआत होती है भारतीय राजनीतिक आंदोलन में और उनका जो योगदान था वो किस प्रकार से हमारे राष्ट्रीय आंदोलन की रूपरेखा को बदल देता है। तो आप संभव सीरीज के साथ अपनी तैयारी में स्पेक्ट्रम कवर कर रहे हैं। स्पेक्ट्रम में चैप्टर नंबर 12 तक हमारी बातचीत हो चुकी है। लास्ट सेशन में जब हमने चैप्टर नंबर 12 पे बात की थी तो चर्चा की थी उग्रवादी चरण के बारे में। आज हमारी बातचीत क्रांतिकारी चरण के बारे में होगी। तो ये होगा अध्याय 13। स्पेक्ट्रम में हम बात करेंगे अध्याय 13 के बारे में और अध्याय 13 में जो हमारी बातचीत होगी वो होगी क्रांतिकारियों के बारे में। हमारी बातचीत का जो मूल बिंदु होगा वो होगा क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रथम चरण। तो हम बात करेंगे क्रांतिकारी चरण के बारे में। क्रांतिकारी चरण, क्रांतिकारी चरण, अध्याय 13 क्रांतिकारी चरण। तो जब हम क्रांतिकारी चरण के बारे में बात करते हैं तो आपको कुछ आधारभूत बातें बताता हूं मैं। आप सभी लोगों ने बरगद का पेड़ तो देखा ही होगा। बरगद के पेड़ को आप सभी लोगों ने देखा, लेकिन क्या आपने कभी यह ध्यान दिया कि बरगद के पेड़ के नीचे कोई दूसरा पेड़ नहीं उगता? और क्या आपने कभी सोचा कि ऐसा क्यों है कि बरगद के पेड़ के नीचे कोई दूसरा पेड़ क्यों नहीं उगता? इसके पीछे एक बड़ा ही साधारण सा कारण यह है, क्योंकि बरगद का जो पेड़ होता है वो बहुत ही ज्यादा घना होता है और उसके पत्ते बहुत ही ज्यादा चौड़े होते हैं, तो वो सूर्य की किरणों को नीचे नहीं आने देता। और चूंकि वो सूर्य की किरणों को नीचे नहीं आने देता तो उसके नीचे अगर कोई प्लांट उग भी आए तो वो फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं कर पाएगा, वो अपना भोजन नहीं बना पाएगा और मर जाएगा। इसके अतिरिक्त जो बरगद की जड़ें होती हैं वो बहुत ही दूर तक फैली होती हैं। ऐसी स्थिति में वो मिट्टी के सारे पोषक तत्व को सोख लेती हैं, तो वो पौधा चाहकर भी मिट्टी से पोषक तत्व प्राप्त नहीं कर पाएगा। कुल मिलाके अगर बरगद का पेड़ घना और बड़ा है तो वो अपने नीचे किसी अन्य पौधे को नहीं उगने देता। बिल्कुल उसी प्रकार से राष्ट्रीय आंदोलन में अगर कोई बहुत बड़ा राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा है तो वो अपने भीतर किसी भी प्रकार की अन्य क्रांतिकारी अथवा राष्ट्रीय गतिविधियों को नहीं चलने देता, बल्कि उन्हें अपने आप में समेट लेता है। लेकिन जब वो बरगद का पेड़ गिरता है तब आप देखिए उसी बरगद के पेड़ के स्थान पर कई सारे छोटे छोटे पौधे निकलना शुरू होते हैं, क्योंकि अब उन्हें सनलाइट, सूर्य का प्रकाश और पोषक तत्व दोनों ही मिलने लग जाते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन में कुछ ऐसा ही होता है। राष्ट्रीय आंदोलन में दो चरणों में क्रांतिकारी गतिविधियां देखने को मिलती हैं, लेकिन अगर आप ध्यान दें तो इन क्रांतिकारी गतिविधियों के पहले चरण की पृष्ठभूमि में आपको स्वदेशी आंदोलन मिलेगा, जबकि इन्हीं क्रांतिकारी आंदोलनों के दूसरे चरण में आपको असहयोग आंदोलन मिलेगा। आखिर ऐसा क्यों है कि क्रांतिकारी चरण के पृष्ठभूमि में हमें एक बड़ा राष्ट्रीय आंदोलन मिलता है? इसके पीछे की भूमिका क्या है? अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो आप ये पाएंगे कि जो हमारा राष्ट्रीय आंदोलन है उसमें ये क्रांतिकारी गतिविधियां दो चरणों में शुरू होती हैं। अगर आप इसके पहले चरण को देखते हैं
अगर आप इसके पहले चरण को देखते हैं तो आप क्या पाते हैं, और आप इसके दूसरे चरण को देखते हैं तो आप क्या पाते हैं। अगर आप इसके पहले चरण को देखें, ठीक है, तो पहले चरण की जो शुरुआत है वो सामान्यतया 1890 से मान ली जाती है और ये क्रिया लगभग 1915 तक चलती है, जबकि जो दूसरा चरण है वो 1922 से शुरू होता है और ये चरण 1934 तक जाता है। तो भारत में जो क्रांतिकारी गतिविधियां हैं वो 2 चरणों में चलती हैं। मैं इसे क्रांतिकारी गतिविधि का प्रथम चरण कह दूं, मैं इसे क्रांतिकारी गतिविधि का प्रथम चरण कहता हूं, जो कि आज का हमारा चैप्टर भी है, क्रांतिकारी गतिविधि का प्रथम चरण। और मैं इसे क्रांतिकारी गतिविधि का द्वितीय चरण कह देता हूं। इसमें तो कोई समस्या वाली बात मुझे लग नहीं रही है। इसे मैं क्रांतिकारी गतिविधि का द्वितीय चरण कह देता हूं। अब ध्यान दें, तो जो क्रांतिकारी गतिविधि का द्वितीय चरण है और जो प्रथम चरण है, यहां पर जो आपको प्रथम चरण दिख रहा है वो भले ही 1890 के बाद शुरू हो गया हो, लेकिन ये स्वदेशी आंदोलन की पृष्ठभूमि में और अधिक तीव्र हुआ। स्वदेशी आंदोलन की पृष्ठभूमि, इसकी पृष्ठभूमि क्या है? स्वदेशी आंदोलन है। और इसकी पृष्ठभूमि क्या है? द्वितीय चरण की पृष्ठभूमि क्या है? असहयोग आंदोलन। इसकी पृष्ठभूमि है असहयोग आंदोलन। इसकी पृष्ठभूमि है असहयोग आंदोलन। तो स्वदेशी आंदोलन की पृष्ठभूमि, असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि, इन्हीं 2 पृष्ठभूमियों में आपको 2 चरणों में ये जो क्रांतिकारी आंदोलन है ये देखने को मिल रहे हैं। जब स्वदेशी आंदोलन अपने अपेक्षित परिणामों को प्राप्त नहीं कर पाया तो जो युवा वर्ग था वो असंतोष में अपने हाथों में हथियार उठाता है और अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांतिकारी गतिविधियों का आसरा लेता है। बिल्कुल उसी प्रकार से जब असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा चौरी चौरा कांड के बाद वापस ले लिया जाता है तो युवा वर्ग एक बार फिर से असंतोष महसूस करता है और उसके बाद वापस से द्वितीय चरण की क्रांतिकारी गतिविधियों का आरंभ होता है। आज के इस चैप्टर में, स्पेक्ट्रम के चैप्टर नंबर 13 में जो हमारी बातचीत होगी वो होगी क्रांतिकारी गतिविधियों के प्रथम चरण के बारे में। आज हमारी बातचीत की विषय वस्तु द्वितीय चरण नहीं है। द्वितीय चरण के बारे में हमारी बातचीत फिर कभी होगी। इस बातचीत के क्रम में जो पहला सवाल हमारे मन में आता है वो ये है कि आखिर ये क्रांतिकारी गतिविधियां शुरू ही क्यों हुई, इनके पीछे के मूलभूत कारण क्या थे। तो शुरुआत करने से पहले क्यों ना मैं इन कारणों के ऊपर चर्चा करूं। तो टॉपिक है क्रांतिकारी गतिविधि का पहला चरण। क्रांतिकारी गतिविधि, क्रांतिकारी गतिविधि में हम बात कर रहे हैं प्रथम चरण पे, और प्रथम चरण में हमारी बातचीत का मूल बिंदु है कारण। कारण। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बातचीत करते हैं कारणों के ऊपर। अगर हमारी बातचीत कारणों के ऊपर हो रही है तो यहां पर मैं मूलतः 5 कारणों पर चर्चा करना चाहूंगा। मेरी जो बातचीत होगी
वो 5 कारणों पर होगी। सबसे पहला कारण जो हमारे मन में आता है वो ये है कि हमने देखा कि भारत में 2 प्रकार की जो शक्तियां हैं वो उस समय कार्यरत थी। एक तो थे उदारवादी और दूसरे थे उग्रवादी। परंतु सच्चाई तो ये है कि ना तो उदारवादी और ना ही उग्रवादी अपेक्षित परिणाम प्राप्त कर पा रहे थे, जिससे युवा वर्ग के अंदर बहुत ही ज्यादा असंतोष की भावना थी। एक तो सीधा सा कारण बनता है कि न तो उदारवादी न ही उग्रवादी अपेक्षित परिणाम प्राप्त कर पा रहे थे। तो स्थिति ये थी कि असंतोष बहुत ज्यादा था। उदारवादी और उग्रवादी दोनों ही अपेक्षित परिणाम नहीं दे पा रहे हैं। दूसरा, असहयोग आंदोलन असफल रहा और अपने उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर पाया। असहयोग आंदोलन अपने उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर पाया, तो इस बारे में भी नाराजगी रही। कि चलो, असहयोग आंदोलन का एक उद्देश्य तो था कि वो बंगाल के विभाजन को वापस करवाएं, लेकिन ये तो इस आंदोलन की शुरुआत मात्र थी। इसका वास्तविक उद्देश्य असहयोग आंदोलन को बंगाल के विभाजन को वापस करवाना नहीं, बल्कि स्वराज यानी कि स्वशासन की प्राप्ति था, जिसके लिए ये पूरा आंदोलन लड़ा गया था। और हम ये बहुत ही स्पष्टतया जानते हैं कि असहयोग आंदोलन स्वराज की प्राप्ति नहीं कर सका। वास्तव में तो स्वराज हमें कभी मिला ही नहीं, हमें तो सीधा पूर्ण स्वराज यानी कि आजादी ही मिली। तो स्वराज की स्थिति को तो हम कभी प्राप्त ही नहीं कर पाए। हमने क्या देखा कि जो युवा वर्ग था वो उग्रवादियों से ज्यादा प्रेरित था। वो कभी उदारवादियों से तो संतुष्ट थे ही नहीं, वो हमेशा चरमपंथियों से जो उनका संतोष था वो हुआ करता था, वो उन्हीं से प्रेरित भी थे। युवा वर्ग उग्रवादियों से प्रेरित था। परंतु उग्रवादी कोई भी सुदृढ़ संगठन ना बना सके, कोई भी सुदृढ़ संगठन ना बना सके। अब ध्यान दो, अगर उन्होंने कोई सुदृढ़ संगठन बनाया होता तो उसने युवा वर्ग को अपने आप में सम्मिलित कर लिया होता, तो ये युवा वर्ग नेतृत्व विहीन ना महसूस करता। हमने देखा कि स्वदेशी आंदोलन के बाद लाला लाजपत राय को जेल भेज दिया गया 8 सालों के लिए, बाल गंगाधर तिलक को जेल भेज दिया गया, लाला लाजपत राय और अजीत सिंह को डिपोर्ट कर दिया गया। ठीक है, अरबिंदो घोष पांडिचेरी जाके अरबिंदो आश्रम खोल लेते हैं, बिपिन चंद्र पाल भी राजनीतिक कार्यक्रम से खुद को निवृत्त कर लेते हैं। ऐसी स्थितियों में जो युवा वर्ग इनसे बहुत अधिक प्रेरित था वो नेतृत्व विहीन महसूस करेगा कि नहीं करेगा? वो नेतृत्व विहीन महसूस कर रहा है, और उन्होंने ऐसा कोई संगठन नहीं बनाया जिसके आधार पर वो अपना जो नेतृत्व है वो प्राप्त कर सके।
तो वो असहाय महसूस करता है, तो फिर वो हिंसा का सहारा भी लेता है, तो वो हिंसा का सहारा लेता है। अब आप देखो, जहां एक ओर असहयोग आंदोलन में पैसिव रेजिस्टेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी कि अहिंसात्मक तरीके से आंदोलन चलाया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर अंग्रेज हिंसक दमन कर रहे हैं और कांग्रेस की ओर से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी जा रही है। युवा वर्ग इससे असंतुष्ट है क्योंकि सबसे अधिक उन्हें ही पीटा जा रहा है, लाठीचार्ज किया जा रहा है, जेलों में भरा जा रहा है, उनकी डिग्रियां उनसे छीन ली जा रही हैं। उन्हें एक समय के बाद तो कांग्रेस नाकारा लगने लगी, उन्हें लगना लगा कि ये क्या बेकार की संस्था है जिसे पता ही नहीं है कि क्या करना है। ऐसी स्थिति में उन्होंने क्रांति का सहारा लिया। हम देखते हैं कि असहयोग आंदोलन, यहां पर वास्तव में हमें असहयोग आंदोलन को नहीं बल्कि स्वदेशी आंदोलन को लिखना चाहिए, ठीक है। असहयोग आंदोलन जो है वो दूसरा चरण है, तो अभी हम असहयोग आंदोलन नहीं बल्कि स्वदेशी आंदोलन का जिक्र करेंगे, ठीक है। यहां पर आप स्वदेशी आंदोलन लिखिए। असहयोग कहां से आएगा? असहयोग के बारे में बेशक चर्चा होगी द्वितीय चरण में, स्वदेशी आंदोलन की बात करेंगे, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन स्वदेशी आंदोलन अहिंसक था। परंतु अंग्रेजों ने हिंसक दमन किया। परंतु अंग्रेजों ने हिंसक दमन किया। तो अगर अंग्रेज हिंसक दमन करते हैं तो असंतोष आएगा कि नहीं आएगा? असंतोष तो आएगा, और उसी असंतोष के चलते यहां पर स्थिति और भी ज्यादा बिगड़ जाती है, ठीक है। और एक बहुत ही यूनिक सी चीज आपको देखने को मिलेगी और वो होगा रूसी निहिलवाद। रूसी निहिलवाद भारतीय क्रांतिकारियों को प्रेरित करता है। भारतीय क्रांतिकारियों को प्रेरित करता है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि ये रूसी निहिलवाद क्या है? निहिलवाद एक प्रकार की विचारधारा है जो रूस में बहुत ही ज्यादा प्रचलन में आई। रूस में ये विचारधारा 1860 के दशक में काफी प्रचलन में आई। ये मानते हैं कि आपको अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करने के लिए कुछ बहुत ही गूढ़ सिद्धांतों के पालन की आवश्यकता नहीं होती। निहिलवादी नैतिकता, धर्म, परंपरा इनमें विश्वास नहीं रखते। इनका सीधा सा और स्पष्ट सा रवैया होता है, जो आपका लक्ष्य है उसकी प्राप्ति करिए। नैतिकता के, धर्म के, इन सभी के कोई मायने नहीं होते और इनके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। निहिलिज्म की ये विचारधारा समाजवाद का आधार बनती है और समाजवाद को हिंसक रूप देने में निहिलवाद की ये विचारधारा रूस की बहुत ही ज्यादा काम आती है। इसी विचारधारा की प्रेरणा में आ जाते हैं भारतीय क्रांतिकारी भी, और इसीलिए वो क्रांतिकारी गतिविधियों का सहारा लेते हैं। मैंने चर्चा की है कारणों पर कि आखिर भारत में इस प्रकार की विचारधारा का उद्भव क्यों हुआ। इस विचारधारा के उद्भव के बाद जो अगला सवाल मन में आता है वो ये है कि ये क्रांतिकारी ये जो कुछ भी कर रहे थे, ये इनका उद्देश्य क्या था। आइए बात करते हैं उद्देश्यों पर। उद्देश्य, अगर मैं उद्देश्यों पर चर्चा करूं, यदि मैं उद्देश्यों पर चर्चा करूं तो आप क्या पाएंगे? इनका सबसे पहला उद्देश्य तो यह था कि ये भारत में एक हिंसक क्रांति का निर्माण कर सकें। भारत में एक हिंसक क्रांति का निर्माण।
भारत में एक हिंसक क्रांति का निर्माण। जैसे अमेरिकी क्रांति हुई, जैसे फ्रांसीसी क्रांति हुई, वैसे ही भारत में एक हिंसक क्रांति जन्म ले। दूसरा, भारतीय सैनिकों के, वे भारतीय जो ब्रिटिश सेना में हैं, वे भारतीय जो ब्रिटिश सेना में हैं, जो ब्रिटिश सेना में हैं, उनकी निष्ठा को भंग करना। उनकी निष्ठा को भंग करना। उन्हें पता है कि अगर एक हिंसक क्रांति को जन्म देना है तो उसके लिए उन्हें सैनिक चाहिए होंगे। वो सैनिक वही हो सकते हैं जो भारतीय हैं और अंग्रेजों की सेवा में हैं। उनके पास हथियार हैं, वो हथियारों को चलाना जानते हैं। अगर एक बार वो उनकी क्रांति का भाग बन गए अपनी निष्ठा को तोड़कर, तो फिर इस क्रांति को करवा पाना बहुत ही ज्यादा संभव हो जाएगा। ठीक है। कुप्रसिद्ध कुप्रसिद्ध अंग्रेज अधिकारियों में, कुप्रसिद्ध अंग्रेज अधिकारियों में भय का संचार करना। भय का संचार करना। इनका उद्देश्य अंग्रेजों को डराना भी था। डराना क्यों? अंग्रेज जो कि 30 करोड़ की भारतीय आबादी के बीच में रहते थे, उनके मन में भारतीयों का जरा सा डर नहीं था। वो भारतीयों का शोषण करते थे आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोण से। भारतीयों को छोटी छोटी गलतियों के लिए गंभीर सजाएं दी जाती थी। किसी भारतीय को चौराहे पर खड़े करके पब्लिकली कोड़ों से पीट देना, ये बहुत ही सामान्य सी बात होती थी। और किसी को गोली मार देना, ये कोई असामान्य घटना नहीं मानी जाती थी। ऐसी स्थिति में क्रांतिकारियों के मन में एक बात थी कि ये मुट्ठी भर अंग्रेज जो भारतीय भूभाग में रहते हैं, इनके मन में भारतीयों का कोई भय क्यों नहीं, जबकि ये हजारों मील की दूरी पर अपने खुद के देश से एक दूसरे देश में उपनिवेश बनाकर रह रहे हैं। इनके मन में डर तो होना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं है कि ये डरते नहीं हैं? डर तो निश्चित तौर पर होना चाहिए। तरीका एकदम सामान्य है। अगर कोई भी अंग्रेज अधिकारी गलत करता है तो उसे सीधे जाओ और सामने से बंदूक लगाकर गोली मार दो। अगर आपने ऐसा किया तो एक बात तो स्पष्ट हो जाएगी कि वो भारतीयों के साथ गलत नहीं कर सकते। ध्यान दीजिए, उन्होंने कभी किसी ऐसे अंग्रेज अधिकारी को नहीं मारा जो शांति से अपना कार्य कर रहा हो। उन्होंने कभी भी असहाय या फिर निरपराध लोगों को नहीं मारा। जैसे अंग्रेज अधिकारी यदि यहां रहते थे तो उनके कई सारे परिवार के सदस्य भी रहते थे, उनके बीवी बच्चे रहते थे जिन्हें निशाना बनाना बहुत ही आसान था। क्रांतिकारियों ने कभी ऐसा नहीं किया। ना तो उन्होंने कभी किसी निरपराध को मारने का प्लान बनाया। हां, गलती से कुछ निरपराध लोग जरूर मारे गए हैं, लेकिन उनकी योजना का हिस्सा वो कभी भी नहीं थे, जबकि उन्हें निशाना बनाना आसान था। उन्होंने कभी भी उनके बीवी बच्चों को नहीं मारा। उन्होंने कभी भी किसी ऐसे अंग्रेज अधिकारी को नहीं मारा जो अपना काम शांति से कर रहा था। उनका निशाना ऐसे अंग्रेज अधिकारी थे जो शोषणकारी थे, जो भारतीयों का शोषण करते थे। स्पष्ट था एक संदेश, अगर आप भारतीयों का शोषण करते हैं, उन्हें परेशान करते हैं, तो आप किसी न किसी क्रांतिकारी संगठन के निशाने पर होंगे। और एक दिन एक क्रांतिकारी आपके सामने एक बंदूक के साथ खड़ा होगा और आपके सिर पर गोलियां दाग देगा। तो भारत में संभल के जो करने आए हो वो शांति से करो, शोषण मत करो। ये उनका एक मूल उद्देश्य था। इसके अतिरिक्त उनका एक और भी उद्देश्य था,
और वो उद्देश्य था भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना का संचार करना। भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना का संचार करना। वो भारतीयों में राष्ट्रवादिता को बढ़ाना चाहते थे। ये तो देखिए इनके बड़े ही साधारण से उद्देश्य थे और इन उद्देश्यों के ऊपर मैंने आपको बातचीत कर ली। इन उद्देश्यों के ऊपर जब हमारी बातचीत हो गई है तो अब हमें उनके तौर तरीकों के ऊपर बातचीत करनी चाहिए। आखिर वो अपनी ये कार्य कैसे करते थे, उनका काम करने का तरीका क्या था। कार्य प्रणाली हमारा अगला टॉपिक होगा। कार्य प्रणाली, क्रांतिकारियों की कार्य प्रणाली क्या थी। आप उनकी कार्य प्रणाली पर जाइए तो आप क्या पाएंगे। ठीक है, उनकी कार्य प्रणाली में मैं आपको कई सारी बातें बताता हूं। सबसे पहले तो स्वबलिदान, सेल्फ सैक्रिफाइस। स्वबलिदान व व्यक्तिगत नायकत्व। व्यक्तिगत नायकत्व, सेल्फ सैक्रिफाइस व इंडिविजुअल हेरोइज्म। आप अगर देश के लिए कार्य करने जा रहे हैं तो अपने बलिदान के लिए तैयार रहिए। आप एक भीड़ इकट्ठा नहीं कर पाएंगे तो खुद एक हीरो की तरह अपने देश की सेवा करिए। हम देखते हैं कि द्वितीय चरण में इस प्रकृति में थोड़ा परिवर्तन आता है और द्वितीय चरण में इस प्रकृति में परिवर्तन ये आएगा कि जो इंडिविजुअल हीरोइज्म है उसका जो नेचर है वो बदलेगा और अब क्रांतिकारी इंडिविजुअल हीरोइज्म के बजाय द्वितीय चरण में एक सामूहिक संघर्ष को ज्यादा महत्व देंगे। लेकिन जो प्रथम चरण है इसमें इंडिविजुअल हीरोइज्म या फिर व्यक्तिगत नायकत्व को ज्यादा महत्व मिल रहा है। मतलब आप अकेले काम करेंगे। गांधी जी अभी आए नहीं हैं, लेकिन क्रांतिकारियों को गांधी जी के एकला चलोरे से बड़ा मजा आ रहा है कि हम अकेले ही जाएंगे और अपना कार्य पूर्ण करेंगे। ठीक है, जो कुप्रसिद्ध अंग्रेज अधिकारी हैं उनकी हत्या कर दो। कुप्रसिद्ध अंग्रेज अधिकारियों की हत्या, अंग्रेज अधिकारियों की हत्या। तो जो कुप्रसिद्ध अंग्रेज अधिकारी हैं उनकी हत्या कर दी जाए, ये उनका दूसरा एक उद्देश्य होगा। ठीक है, जो सीक्रेट सोसाइटीज हैं यानी कि गुप्त संगठन हैं उनको तैयार करना, सीक्रेट सोसाइटी अथवा गुप्त संगठनों को तैयार करना। गुप्त संगठनों को बनाना जो इनके उद्देश्यों की पूर्ति कर सके। तो गुप्त संगठनों को बनाना, इसके अतिरिक्त स्वदेशी डकैती करना, वो स्वदेशी डकैती करना। स्वदेशी डकैती करना। अब आप कहेंगे ये स्वदेशी डकैती क्या है? डकैती तो हम जानते हैं कि लूटपाट होता है, स्वदेशी डकैती क्या होती है? देखिए, डकैती जब भी कोई एक डकैत करता है उसका मूल उद्देश्य अपने व्यक्तिगत हितों की पूर्ति होता है, वो उस धन का उपभोग करता है। स्वदेशी डकैती में कभी भी जो हमारे क्रांतिकारी थे उस पैसे का इस्तेमाल अपने व्यक्तिगत हितों में नहीं करते थे, बल्कि राष्ट्रवादी गतिविधियों को संचालित करने के लिए जो धन की आवश्यकता होती थी उसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए यहां पर स्वदेशी डकैतियां की जाती थी।
तो स्वदेशी डकैतियां जो हैं वो किसी भी प्रकार से किसी क्रांतिकारी के व्यक्तिगत हित की पूर्ति के लिए नहीं होते थे, इसीलिए इन्हें स्वदेशी डकैती कहा जाता था। इसके अतिरिक्त यहां पर एक रिवोल्ट करने की योजना थी। रिवोल्ट की जो योजना थी वो किस प्रकार से थी? सभी अंग्रेजी उपनिवेशों में एक साथ क्रांति, सभी अंग्रेजी उपनिवेशों में एक साथ क्रांति करना। देखो, अगर भारत में केवल क्रांति होगी तो अंग्रेजों के लिए उसका दमन बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा, लेकिन अगर सभी अंग्रेज उपनिवेशों में एक साथ क्रांति हो जाए तो अंग्रेज उसे आसानी से दबा नहीं पाएंगे, और ऐसी स्थिति में इस प्रकार के उपनिवेशों को आजादी आसानी से मिल जाएगी, अंग्रेज ज्यादा दबाव में होंगे। ऐसा है कि नहीं है? दूसरा, अंग्रेज के दुश्मनों से मदद प्राप्त करना। इसे मैं प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि में बता रहा हूं, मतलब कि जर्मनी और ऑटोमन साम्राज्य के खिलाफ अंग्रेज प्रथम विश्व युद्ध लड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में जर्मनी और ऑटोमन साम्राज्य भारतीयों की मदद कर सकते हैं, तो ये क्रांतिकारी उनसे मदद पाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, मामला क्या बनता है? अंग्रेजों के शत्रुओं से सहायता प्राप्त करना। यहां पे प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि है। प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि। तो ये जो बात मैं कर रहा हूं वो प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि में कर रहा हूं। उदाहरण के तौर पर मैं बताऊंगा गदर आंदोलन, बर्लिन कमेटी। तो बर्लिन कमेटी, गदर आंदोलन, ये सब प्रथम विश्व युद्ध के पृष्ठभूमि में किए जाने वाले प्रयास हैं। इसके अतिरिक्त भारतीयों में एकता व प्रेरणा को संचालित करना। भारतीयों में एकता की भावना का संचार करना। एकता की भावना का संचार करना। तो ये इस प्रकार से अपने जो कार्य हैं उन्हें संचालित करना चाहते हैं। इस प्रकार से ये अपने कार्य जो हैं वो संचालित करना चाहते हैं। तो ये जो टॉपिक है इसमें मैंने अभी तक आपको मूलतः 4 बातें बता दी हैं, और वो 4 बातें क्या हैं जिन पर हमारी अभी तक चर्चा हो चुकी है। सबसे पहले तो मैंने आपको क्रांतिकारी चरणों के बारे में बताया, प्रथम चरण व द्वितीय चरण। मैंने आपको यह भी बताया कि जो प्रथम चरण है वो स्वदेशी आंदोलन की पृष्ठभूमि में है, जो दूसरा चरण है वो असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि में है। जो हमारा टॉपिक है वो है स्वदेशी आंदोलन की पृष्ठभूमि में चलने वाला प्रथम चरण। इसके बाद मैंने आपको बताया कि इस प्रकार के क्रांतिकारी गतिविधियों के आने के पीछे कौन से कारण जवाबदेह थे। तो हमारी चर्चा कारणों पर हुई। कारणों के बाद हमने उनके उद्देश्यों के बारे में बात की कि आखिर वो वास्तव में क्या करना चाहते थे। उनके उद्देश्यों के बारे में बात करने के बाद हमने उनकी कार्य प्रणाली के बारे में बात की कि वास्तव में वो कर क्या रहे थे। और जब हम इन सभी बारे में चर्चा कर चुके हैं तो अब मैं आपको बताता हूं कि इस चैप्टर की आउटलाइन क्या होगी, यानी कि रूपरेखा। रूपरेखा या फिर आउटलाइन। ये तो कुछ आधारभूत बातें थी जिन पर हमारी चर्चा हो गई। अब इस चैप्टर को कवर करने के लिए मूलतः हमें इसे 4 हिस्सों में विभाजित कर देना चाहिए। और अगर हम इसे 4 हिस्सों में विभाजित करते हैं तो ये विभाजन किस प्रकार का होना चाहिए? ये विभाजन कुछ इसी प्रकार का होना चाहिए। इस प्रकार का ये विभाजन होना चाहिए। और ये जो विभाजन है जो इस प्रकार का होना चाहिए उसमें सबसे पहले तो हमारी बातचीत का जो मूल बिंदु होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? बंगाल। सबसे पहले हमारी बातचीत
बंगाल के बारे में होनी चाहिए। बंगाल के बाद हमें दिल्ली व पंजाब के बारे में बंगाल के बाद हमें बॉम्बे के बारे में बातचीत करनी चाहिए। बॉम्बे के बारे में जो हमारी बातचीत हो जाए तो हमें दिल्ली व पंजाब के बारे में बातचीत करनी चाहिए। दिल्ली व पंजाब हमारी इस बारे में बातचीत हो जाए। और इसके बाद जब हमारी बातचीत हो जाए तो हमें विदेशों की बात करनी चाहिए कि विदेशों में इस प्रकार की गतिविधियां जो हैं वो किस प्रकार से चल रही हैं। तो इन 4 हिस्सों में विभाजित करके हम इस चैप्टर को कवर करते हैं। तो ठीक है, ये है क्रांतिकारी आंदोलन, ये है क्रांतिकारी आंदोलन। और इस क्रांतिकारी आंदोलन को हम इन 4 हिस्सों में विभाजित करके कवर करेंगे। तो मुझे तो नहीं लगता कि आपको इसमें कोई असहजता होनी चाहिए। आई डोंट फील सो। ठीक है, और इसके बाद हम विदेश की बात करेंगे। तो इस प्रकार से 4 हिस्सों में विभाजित करके हम इस टॉपिक को खत्म करेंगे। तो मैंने आपको इस टॉपिक का पूरा आधार बता दिया है। मैंने आपको क्रांतिकारी गतिविधियों के बारे में सारी बेसिक बातें बता दी हैं और अब मुझे केवल इन्हें 4 हिस्सों में विभाजित करके इनके एक एक हिस्से के बारे में विस्तार से बातचीत करनी है। तो शुरुआत हम बंगाल से करेंगे। बंगाल के बाद हम बॉम्बे पर जाएंगे। बॉम्बे में बात करने के बाद हम दिल्ली व पंजाब पर जाएंगे। फिर हम विदेश में होने वाली गतिविधियों पर जाएंगे। तो वहाँ पर हम ब्रिटेन की, फ्रांस की, उसके बाद हम अमेरिका और कनाडा की भी बात करेंगे। उसी दौरान हमारी चर्चा का विषय होगा गदर आंदोलन। तो गदर आंदोलन के बारे में भी बातचीत हो जाएगी और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर जो है वो फिनिश हो जाएगा। बड़ा ही छोटा सा प्यारा सा चैप्टर है और हम इसे बड़े ही प्यार से यहाँ पर समाप्त कर रहे हैं। तो चलिए एक एक करके इस बारे में बातचीत की जाए। तो क्रांतिकारी कार्यक्रम वगैरह के बारे में चूंकि हमारी सारी बातचीत जो है वो हो गई है, तो हम क्या पाते हैं, हम यहां पर इसकी शुरुआत करते हैं। ठीक है, बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन का जो सूत्रपात है वो भद्रलोक समाज में होता है। 1770 में हम क्या पाते हैं कि 1870 में कलकत्ता के छात्रों के द्वारा अनेक गुप्त समितियों को बनाया गया। वास्तव में क्रांतिकारी गतिविधियों का ये बहुत ही निम्न चरण था। वास्तव में क्रांतिकारी गतिविधियों का जो आधार है वो 1890 में जो तिलक हैं उनके उग्रवादी विचारों के साथ होता है। अब तिलक के उग्रवादी विचारों को अगर आप देखना चाहेंगे तो उसी के आधार पर, वैसे तिलक की तो बात हम बॉम्बे में कर लेंगे। अभी तो आप देखिए तो बंगाल में जब आप जाते हैं तो वास्तव में इसकी शुरुआत 1902 में मानी जाती है। 1902 में एक बड़ा ही स्पष्ट संगठन बनता है जिसका नाम था अनुशीलन समिति। 1902 में ये जो अनुशीलन समिति बनी है ना, इसका जो बनाने का ये जो कार्य है वो मिदनापुर में हुआ है और मिदनापुर में ज्ञानेंद्र नाथ बसु ने इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। तो अनुशीलन समिति, अनुशीलन का मतलब होता है अनुकरण करना। तो यहां पर आप क्या पाते हैं कि कलकत्ता की अनुशीलन समिति में जतीन्द्र नाथ बनर्जी व बारिंद्र कुमार घोष जैसे प्रसिद्ध क्रांतिकारी जो हैं वो शामिल हुए। यहां पर मैं बारिंद्र कुमार घोष के बारे में आपको बता दूं कि अरबिंदो घोष के बारे में हम सभी लोग जानते हैं, जो पैसिव रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट देते हैं और बहुत ही बड़े नेता हुआ करते थे कांग्रेस के। उनके छोटे भाई हुआ करते थे बारिंद्र कुमार घोष। जहां एक ओर अरबिंदो घोष कांग्रेस के उग्रवादी दल के बहुत बड़े नेता हैं, वहीं दूसरी ओर उनके छोटे भाई बारिंद्र कुमार घोष एक क्रांतिकारी हैं। बड़ा भाई कांग्रेस में शांति की बातें करता है, थोड़ा एग्रेसिव है, लेकिन छोटा भाई बम बनाता है और किसी के मुंह पे फेंक देता है। वो अपने घर के पड़ोस में बम बनाने की फैक्ट्री लगाते हैं। घर अलीपुर में था। कलकत्ता के अलीपुर में एक मानिक टोला नाम का टोला हुआ करता था और उस टोले में एक कॉलोनी थी जिसको मुरारी पुकुर कॉलोनी कहा जाता था। तो अलीपुर में मानिक टोला में मुरारी पुकुर कॉलोनी में अरबिंदो घोष का घर हुआ करता था। दोनों भाई एक ही घर में रहते थे। अरबिंदो घोष बड़ा सम्मानित नाम हुआ करते थे। भवानी मंदिर हालांकि छुपके वो क्रांतिकारी रचना के तौर पर लिखा करते थे, बट उसमें उनका नाम तो नहीं ही होता था। स्पष्ट तौर पर जो क्रांतिकारी गतिविधि थी उनके छोटे भाई चलाते थे। बाद में अपने छोटे भाई के चक्कर में वो फंस भी गए थे। तो बारिंद्र कुमार घोष अनुशीलन समिति के एक बहुत ही प्रभावशाली नेता थे। इस बात को आपको जानना और समझना चाहिए।
अनुशीलन समिति की गतिविधियों के बारे में आप चर्चा समझेंगे तो हम देखेंगे कि 1908 तक, मतलब 1902 से लेकर 8 तक, इन 6 सालों में ये जो क्रांतिकारी संगठन है ये बहुत अधिक सक्रिय रहा है और इसने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है इतने समय में। अब इसकी कार्यप्रणाली की अगर आप बात करते हैं तो हम देखते हैं कि इसी बीच में अनुशीलन समिति के हिस्से के तौर पर ही अरबिंदो घोष का हालांकि क्रांतिकारी गतिविधियों से स्पष्ट कोई संपर्क नहीं था, लेकिन फिर भी वो भवानी मंदिर लिखा करते थे और भवानी मंदिर उनकी एक ऐसी रचना थी जिसमें उनका नाम नहीं होता था। ठीक है, अब 1906 में हम देखते हैं कि अनुशीलन समिति के जो 2 सदस्य थे उनमें से एक का नाम था बारिंदर कुमार घोष और दूसरे का नाम था भूपेंद्र नाथ दत्ता। बारिंदर कुमार घोष के बारे में मैंने आपको बता दिया कि ये जो हैं ये अरविंद घोष के, ये अरविंद घोष के भाई हैं। मतलब जो बड़ा भाई है वो कांग्रेस का एक बहुत बड़ा नेता है और जो छोटा भाई है वो बम बनाता है। कमाल की बात है। अगर आपको इसमें आश्चर्य लग रहा है कि अरविंदो घोष के छोटे भाई बारिंदर कुमार घोष इतने बड़े क्रांतिकारी थे, तो अभी आपको एक झटका और लगना चाहिए। और वो झटका क्या है? वो झटका है नाम भूपेंद्र नाथ दत्त का। क्या आप जानते हैं कि भूपेंद्र नाथ दत्त कौन थे? भूपेंद्र नाथ दत्त स्वामी विवेकानंद के छोटे भाई थे। बड़ा भाई जिसने पूरी दुनिया को वेदांत का संदेश दिया, शांति की बात की, राष्ट्रवाद की बात की। छोटा भाई बम बना के किसी के मुंह पे फेंक दे। भूपेंद्र नाथ दत्त, भूपेंद्र नाथ दत्त स्वामी विवेकानंद के भाई थे। कमाल के 2 लोग स्वामी विवेकानंद के भाई थे। अब एक व्यक्ति अरविंदो घोष के भाई हैं, अरविंद घोष के, और दूसरे भूपेंद्र नाथ दत्ता विवेकानंद के भाई हैं। ये दोनों ही बड़े अच्छे साथी थे। इन लोगों ने मिलकर युगांतर नाम के एक सामूहिक पत्र का प्रकाशन शुरू किया। साप्ताहिक पत्र, साप्ताहिक पत्र युगांतर, युग में अंतर लाने वाला युगांतर। अब युगांतर जो इन्होंने बनाना शुरू किया तो आप ऐसे समझिए कि अनुशीलन समिति एक बहुत बड़ा संगठन है। ठीक है, एक क्रांतिकारी संगठन है। अब इस अनुशीलन समिति में कुछ लोग कहते हैं कि हम एक पत्रिका निकालेंगे, कुछ लोग कहते हैं कि हम एक पत्रिका निकालेंगे। अभी जो पूरा है ना, ये तो अनुशीलन समिति है। ये जो पूरा है ये अनुशीलन समिति है। ये पूरा अनुशीलन समिति है। लेकिन अनुशीलन समिति के भीतर कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि युगांतर नाम की एक पत्रिका निकालेंगे। तो ये जो है ये युगांतर पत्रिका निकालने वाले लोग हैं, युगांतर पत्रिका निकालने वाले लोग हैं। अब आप समझो कि अगर आप एक पत्रिका निकालने जाओगे तो पत्रिका को निकालने का कार्य कोई छोटा कार्य तो होता नहीं है। कुछ लोग पत्रिका के लिए आर्टिकल लिखेंगे, कुछ लोग उसको एडिट करेंगे, कुछ लोग उसके प्रकाशन का कार्य देखेंगे, कुछ लोग उसके विस्तारण का, वितरण का कार्य देखेंगे। अब एक पत्रिका को निकालने में कई सारे लोगों की आवश्यकता पड़ती है, बड़ी ही स्वाभाविक सी बात है। अब आप समझो कि अगर अनुशीलन समिति के भीतर ही कुछ लोग मिलकर युगांतर पत्रिका निकाल रहे हैं तो युगांतर पत्रिका जो है वो ज्यादा एग्रेसिव है, वो ज्यादा एग्रेसिव है। युगांतर पत्रिका चूंकि ज्यादा एग्रेसिव है तो कांग्रेस के भीतर ही एक समूह तैयार हो जाता है, उस समूह को युगांतर समूह कहा जाता है। तो ये कांग्रेस के भीतर नहीं, अनुशीलन समिति के भीतर। तो ये क्या हो गया? युगांतर समूह बन गया, ये युगांतर समूह हो गया। ठीक है, ये जो पिक्चर आपको यहां पे दिख रही है ये बारिंदर कुमार घोष की है, अरविंदो घोष के भाई हैं। ठीक है, ये बारिंदर कुमार घोष की बातें हैं। तो हमने क्या पाया कि अनुशीलन समिति के भीतर ही एक और संगठन विकसित होता है जिसका नाम है युगांतर ग्रुप। इसका नाम युगांतर समूह क्यों है? क्योंकि ये युगांतर नाम की पत्रिका निकाला करते थे, और कोई बात नहीं है। अनुशीलन समिति के जो सदस्य थे वो क्रांतिकारी गतिविधियां काफी तीव्रता से चला रहे थे। 5 से 6 के बीच में युगांतर ने कई अन्य पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन शुरू किया, जिसमें एक संध्या भी है। संध्या का प्रकाशन भी क्रांतिकारी विचारों के लिए ही किया गया था और प्रचार प्रसार युगांतर ने काफी अच्छे से किया। युगांतर काफी सक्रिय संगठन था। युगांतर ने एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी स्वदेशी व बायकॉट आंदोलन के दौरान भी। इन्होंने जो कपड़ों की होली जलाने का कार्य था वो किया था।
चूंकि जो कांग्रेस के बड़े नेता थे जैसे कि तिलक, ये लोग कपड़े बहिष्कार तो कर सकते थे लेकिन उनकी होली तो नहीं जला सकते थे, ये तो एक बहुत ही असंवैधानिक कार्य हो जाएगा। तो ये कार्य इन्होंने मूल रूप से किसे दे रखा था? क्रांतिकारियों को। तो कपड़ों की होली जलाने का कार्य जो है वो क्रांतिकारी किया करते थे, वो कपड़ों की होली जलाने का कार्य कर दिया करते थे। तो इस काम में उन्होंने काफी अच्छा कार्य किया। बरिसाल में एक सम्मेलन होता है 1906 में। तो 1906 में जो बरिसाल में एक सम्मेलन होता है वो एक सीक्रेट मीटिंग थी जो अनुशीलन समिति के सदस्यों के द्वारा की जा रही थी। लेकिन वो जो सीक्रेट मीटिंग थी, उस सीक्रेट मीटिंग में हमने क्या पाया? उस सीक्रेट मीटिंग में हमने पाया कि पुलिस ने हमला किया, लोगों को पीटा गया, लाठीचार्ज किया गया। इस मीटिंग में बातचीत हुई कि अंग्रेजों ने 30 करोड़ भारतीयों का दमन व शोषण किया है। तो यहां पर ये कहते हैं कि 30 करोड़ लोगों को अपने 60 करोड़ हाथों को उठाना चाहिए और अंग्रेजों का सामना करना चाहिए। युगांतर के कुछ प्रमुख संग्रहों में था मुक्ति कौन पाथे, मुक्ति किस मार्ग से है, हमें मुक्ति कैसे मिलेगी। इस पुस्तक में भारतीय सैनिकों से भारतीय क्रांतिकारियों को हथियार देने का आग्रह किया गया था। ये कह रहे थे सेना से कि आप हमको हथियार दे दीजिए ताकि हम भारत को आजाद करा सकें। रास बिहारी बोस और सचिन सान्याल, ये दो लोग ऐसे थे जो पंजाब, दिल्ली व संयुक्त प्रांत में क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे। हेमचंद्र कानूनगो को भेजा गया कहां? विदेश, ताकि वो सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें और बम बनाना भी सीख सकें। 1907 में युगांतर समूह के सदस्यों ने पूर्वी बंगाल में एक जो अलोकप्रिय लेफ्टिनेंट गवर्नर था जिसका नाम फूलर था, पूर्वी बंगाल और असम के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे थे उनकी हत्या करने का प्रयास किया। फूलर को मारने का यह प्रयास तो असफल हुआ लेकिन मामला बड़ा बढ़ गया, मामला बड़ा ही हाई प्रोफाइल हो गया और उसके बाद क्रांतिकारी निशाने पर आ गए। दिसंबर 1907 में रेल की पटरी उखाड़ने का प्रयास किया गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड्रयू फ्रेजर वहां से यात्रा कर रहा था, प्लान था उसे मारने का, लेकिन असल हाई प्रोफाइल मामला तो 1908 में आया। मुजफ्फरपुर जिले का न्यायाधीश किंग्सफोर्ड, प्लान था इसकी बग्घी उड़ाने का। किंग्सफोर्ड से इतनी दिक्कत क्यों थी? किंग्सफोर्ड एक सैडिस्टिक आदमी था, भारतीयों से जैसे उसे नफरत थी। वो भारतीयों को उनकी छोटी छोटी कमियों के लिए बहुत ही गंभीर सजाएं दिया करता था। स्वदेशी आंदोलन में जो लोग राजनीतिक गतिविधियों के लिए पकड़े जाते थे उन्हें भी 4 साल, 6 साल, 10 साल की सजाएं सुना दिया करता था। एकदम स्पष्ट था कि उसे भारतीयों से नफरत थी, तो वो क्रांतिकारियों के निशाने पर था। वो निशाने पे था खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी के। इन्होंने उसकी बग्घी के ऊपर बम फेंका। उसकी किस्मत अच्छी थी, वो उस बग्घी में नहीं था, लेकिन उस बग्घी में 2 निर्दोष महिलाएं थी जिनकी उसमें मौत हो जाती है। क्रांतिकारी इससे दुखी भी होते हैं। खुदीराम बोस खुद को गोली मार लेते हैं। प्रफुल्ल चाकी बाद में पकड़े जाते हैं और उन्हें फांसी पर लटका दिया जाता है। प्रेसिडेंसी दंडनायक के रूप में किंग्सफोर्ड बहुत ही बड़ी बड़ी सजाएं दिया करता था। हम देखते हैं कि वो गाड़ी जो 2 महिलाओं की उसमें मृत्यु हुई, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। प्रफुल्ल चाकी तो देखिए आत्महत्या कर लेते हैं, प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली, खुदीराम बोस ने जब वो पकड़े गए तो उन्हें फांसी की सजा दे दी गई। लेकिन मामला ये नहीं था कि प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने बम फेंका, मामला ये था बम आया कहां से, भारत में बम बना कौन रहा है। इस मामले में जांच पड़ताल की गई और अलीपुर षड्यंत्र केस चलाया गया, अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस। मानिकटोला उद्यान और कलकत्ता में अवैध हथियारों की तलाशी का कार्य शुरू किया गया। कई सारी जगहों पर छापे मारे गए, 34 लोगों को पकड़ के जेल में डाला गया। खबर यह लगी कि ये बम तो मानिकटोला में बनाए जा रहे थे, मानिकटोला में, अरबिंदो घोष के घर के बिल्कुल पड़ोस में। बम बनाने का कार्य करवा कौन रहा था? बारिंदर कुमार घोष। ये बम बारिंदर कुमार घोष बनवा रहे थे। 34 लोगों की जब गिरफ्तारी हुई तो गिरफ्तारी बारिंदर कुमार घोष की भी हुई। बारिंदर कुमार घोष को निशाने पर लेने के साथ साथ अंग्रेजों ने अरविंद घोष को भी निशाने पर लिया, और जो अरविंद घोष थे उन्हें फंसाने का ये एक अच्छा मौका था। केस चलाया गया, मानिकटोला कॉन्स्पिरेसी केस, अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस या मुरारी पुकुर कॉन्स्पिरेसी केस। कई सारे नाम इस कॉन्स्पिरेसी केस को दिए जाते हैं।
अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस, जिसे आप अलीपुर षड्यंत्र कांड भी कह सकते हैं, यहां पर अभियोग चलाया गया। मुकदमे के दिनों में पुलिस डिप्टी सुपरिंटेंडेंट और सरकारी प्रोसिक्यूटर और सरकारी गवाह नरेंद्र गोसाई, जो कि गवाही देता है अपने ही साथियों के खिलाफ, उसकी हत्या की जाती है। क्रांतिकारी कभी उसे छोड़ते नहीं थे, जो डिफेक्टर होता था, जो उनके खिलाफ कार्य करता था। नरेंद्र गोसाई की हत्या तो जेल में ही की गई। 1908 में पुलिस डिप्टी सुपरिंटेंडेंट जो कलकत्ता हाई कोर्ट में हुआ करते थे, उनको कलकत्ता हाई कोर्ट में गोली मार दी गई। 1909 में कलकत्ता में सरकारी प्रोसिक्यूटर की भी हत्या की गई। पुलिनदास जो थे, उनमें हम देखते हैं कि ये तो देखो यहाँ की क्रांतिकारी गतिविधियां हैं। अब यहाँ पर होता क्या है, मैं आपको ये स्पष्ट कर देता हूँ कि भले ही आपको ऐसा लग रहा हो कि जो क्रांतिकारी हैं उनका निशाना चूक रहा है, बिल्कुल चूक रहा है, लेकिन जो बातें आप पढ़ते हैं वो हाई प्रोफाइल असैसिनेशन की बातें हैं, जो या तो सफल या असफल हुई हैं। वास्तविकता तो ये है कि 1905 से 8 के बीच में इन क्रांतिकारियों ने 800 से भी अधिक इनफेमस अंग्रेज अधिकारियों का सफलतापूर्वक दमन किया, उनको जान से मारा और अंग्रेजों के मन में एक डर पैदा किया कि यदि वे भारतीयों का शोषण करेंगे तो वो किसी न किसी क्रांतिकारी संगठन के किसी न किसी क्रांतिकारी के निशाने पर होंगे और उन्हें गोली मार दी जाएगी। तो 800 से अधिक सफल हत्याएं की गई इस पूरे दौरान। हम देखते हैं कि दूसरे पक्ष में 1909 में पुलिनदास जो हैं वो अनुशीलन समिति के सदस्यों के साथ मिलकर 12 में एक डकैती करते हैं। 12 की डकैती बहुत ही फेमस रही। तत्कालीन और अनेक समाचार पत्र और पत्रिकाओं में क्रांतिकारियों की इन गतिविधियों का बहुत ही अधिक प्रशंसा की गई कि मतलब ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कांग्रेस के बस का तो कुछ रहा नहीं, लेकिन क्रांतिकारी जिस तरीके से कार्य कर रहे हैं वो बहुत ही साहसपूर्ण है। बंगाल में संध्या और युगांतर, महाराष्ट्र में काल, ये क्रांतिकारी कार्यों को सही बता रहे हैं, उनके समर्थन में लेख लिख रहे हैं। अंत में हम ये कह सकते हैं कि क्रांतिकारी गतिविधियां जो हैं वो स्वदेशी आंदोलन की असफलता के पश्चात उदित हुई और उन्होंने राष्ट्रवाद की भावना का संचार किया। युगांतर की बहुत ही फेमस लाइन थी, बल को बल के द्वारा ही रोका जाना चाहिए, फोर्स मस्ट बी स्टॉप्ड बाय फोर्स। और ये यंगस्टर्स को इंस्पायर करता है कि अंग्रेज अगर भारतीयों के खिलाफ बल का प्रयोग करते हैं तो भारतीय भी बल का प्रयोग करके ही उन्हें रोकेंगे, किसी और दूसरे तरीके से उन्हें रोकने का प्रयास नहीं किया जाएगा। धर्म पर अत्यधिक बल देने के कारण मुसलमानों का समर्थन इस प्रकार के क्रांतिकारी गतिविधियों को नहीं मिला। क्रांतिकारी गतिविधियों का सामाजिक आधार भी ज्यादा व्यापक नहीं था, कुछ लोग ही थे जो इससे जुड़े हुए थे। संकुचित सामाजिक आधार और व्यापक जन सहयोग के अभाव में सरकारी दमन धीमे धीमे इसे समाप्त कर देता है। ये कहानी रही बंगाल की और बंगाल में होने वाली क्रांतिकारी गतिविधियों की। बातचीत के अगले क्रम में हम पहुंचेंगे महाराष्ट्र पे। हमारी बातचीत अगले क्रम में महाराष्ट्र पर होगी। आपने क्या पाया? बंगाल, बॉम्बे, दिल्ली व पंजाब व विदेश, इन 4 हिस्सों में विभाजित करके हमें इस चैप्टर को कवर करना है। बंगाल के ऊपर जो हमारी बातचीत है वो हो चुकी है। चर्चा का अगला चरण होगा बॉम्बे। बॉम्बे में क्रांतिकारी गतिविधियों की स्थिति परिस्थिति क्या रही, उस पर हमारी बातचीत होगी। उसके बाद हम दिल्ली व पंजाब पर चर्चा करेंगे और फिर चर्चा का विषय होगा विदेश में होने वाली क्रांतिकारी गतिविधियां। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बातचीत करते हैं महाराष्ट्र या फिर बॉम्बे के ऊपर। तो हम पहुंचेंगे यहां पर महाराष्ट्र में। 1918 की विद्रोह समिति की रिपोर्ट के अनुसार भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रारंभ सबसे पहले महाराष्ट्र में हुआ। महाराष्ट्र में ये क्रांतिकारी गतिविधियां बंगाल से भी पहले शुरू हो गई थी। इनकी शुरुआत इतनी पहले कैसे मानी जा रही है? क्योंकि इनकी जो शुरुआत है वो 1779 में मानी जा रही है, वसुदेव बलवंत फड़के के साथ। वसुदेव बलवंत फड़के वही व्यक्ति हैं जो रामोसी कृषक आंदोलन की शुरुआत करते हैं। माना जाता है कि किसानों में वो पहले ऐसे किसान नेता थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाए और इसे बहुत ही आरंभिक दौर में शुरू होने वाले क्रांतिकारी दल के तौर पर भी स्वीकार किया जाता है। इन्होंने सशस्त्र विद्रोह के माध्यम से अंग्रेजों को खदेड़ने की योजना बनाई थी। हालांकि ये सफल तो नहीं हुए, लेकिन फिर भी इन्होंने सरकारी संचार लाइनों को नष्ट किया और जो व्यवस्था थी उसे पूरी तरीके से बंद करने का प्रयास किया। क्रांतिकारी गतिविधियों हुई तो इन्होंने धन भी इकट्ठा किया और उसके लिए डकैतियां भी डाली गई। 1990 में इसके पूर्ण विकास के पहले ही सरकार ने रामोसी आंदोलन का दमन कर दिया।
लेकिन रामोसी आंदोलन के बाद महाराष्ट्र में लीड लेते हैं बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक, जिनके ऊपर 3 बार देशद्रोह का आरोप लगाकर अंग्रेजों ने उन्हें जेल में डाला। इन्होंने 1890 के दशक से ही अपना कार्य शुरू कर दिया। ये स्वराज के प्रति लोगों का प्यार, लोगों के मन में प्यार पैदा करने और अंग्रेजों के विरुद्ध जो भावना है उसका संचार करने का कार्य करने लगे। इन्होंने इस बात को महसूस किया कि अंग्रेज किसी भी प्रकार के राजनीतिक आधार पर लोगों के इकट्ठा होने की अनुमति नहीं देंगे। अगर तिलक कहते हैं कि 50,000 लोग इकट्ठा हो जाएं और हम बात करेंगे कि अंग्रेज किस प्रकार से भारतीयों का शोषण कर रहे हैं, तो क्या अंग्रेज इस प्रकार से लोगों को एकत्रित होने देंगे? कदापि नहीं। लेकिन यदि वो कहते हैं कि आइए सभी लोग मिलकर हम लोग गणपति उत्सव मनाते हैं और हम लोग वहां पर गाएंगे जय गणेशा देवा, तो क्या अंग्रेज इस पर आपत्ति जता पाएंगे? नहीं जता पाएंगे। लेकिन अगर 50,000 लोग इकट्ठा होंगे, गणपति की पूजा करेंगे, गणपति का विसर्जन करेंगे, तो क्या महाराष्ट्र में लोगों के मन में एकता का भाव पैदा नहीं होगा? गणपति महोत्सव की शुरुआत, जो आज भी बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा की गई थी। इसका मूल उद्देश्य महाराष्ट्र में रहने वाले लोगों के मन में एकता की भावना का संचार करना था। इसी प्रयास में एक दूसरा प्रयास रहा शिवाजी महोत्सव। छत्रपति शिवाजी महाराज, जिसे महाराष्ट्र में ही नहीं वरन पूरे भारत में एकता और एक अखंडित भारत राष्ट्र के निर्माण के प्रतीक के तौर पर स्वीकार किया जाता है। शिवाजी के सम्मान में शिवाजी महोत्सव की शुरुआत तिलक के द्वारा की जाती है। छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ जो मराठा आमजन का जुड़ाव है, उस जुड़ाव के आधार पर उन्हें एकजुट करना और अंग्रेजों के खिलाफ एक शक्ति के रूप में स्थापित करने के प्रयास के तौर पर शिवाजी महोत्सव की शुरुआत की गई। तो गणपति महोत्सव और शिवाजी महोत्सव, इन दोनों के माध्यम से उन्होंने महाराष्ट्र के निवासियों के मन में एकता के संचार का प्रयास किया। उनके जो 2 समाचार पत्र थे, केसरी व मराठा, वो भी उनके विचारों का आधार बने। मराठा, जो कि अंग्रेजी में प्रकाशित की जाती थी, और केसरी, जो कि मराठी में प्रकाशित की जाती थी, वो उनके विचारों को स्पष्ट तरीके से उल्लिखित करते थे। केसरी व मराठा, हम क्या पाते हैं कि वो जो अपनी बातें इन पत्र पत्रिकाओं में करते थे, वो काफी ज्यादा उग्र होती थी, वो अंग्रेजों के विरुद्ध होती थी। कांग्रेस में होने के बावजूद उनके विचार कांग्रेस से कई गुना ज्यादा उग्र थे। वो अपनी बातों को जस्टिफाई करते थे। हम देखते हैं कि उस समय 1896-97 में बॉम्बे की स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब थी। बॉम्बे में प्लेग आया हुआ था। बॉम्बे में आने वाले इस प्लेग को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी रैंड और लेफ्टिनेंट एयर्स को दी गई थी। रैंड प्लेग समिति का कमिश्नर था। उसके ऊपर जिम्मेदारी थी प्लेग को नियंत्रित करने की। उसने प्लेग को नियंत्रित करने और लोगों की समस्याओं को कम करने की बजाय उन्हें बढ़ाया। प्लेग को नियंत्रित करने का केवल एक ही तरीका था, वो जो कोविड का था, क्वारंटीन। लोगों को पकड़िए, आइसोलेट करिए। लेकिन कोविड में जब लोगों को क्वारंटीन किया गया तो उनका इलाज करके उन्हें ठीक करने के प्रयास किए गए। प्लेग में जब भी किसी व्यक्ति को क्वारंटीन किया जाता था तो उन्हें वास्तव में मरने के लिए एक अंधेरे कमरे में छोड़ दिया जाता था, और जब वो मर जाते थे तो उन्हें सामूहिक तौर पर दफना दिया जाता था। अगर किसी प्लेग के मरीज को अंग्रेज लेकर जा रहे हैं तो आप ये मानकर चलिए कि ये उसका आखिरी दिन है, अब वो मारा जाएगा। ऐसी स्थिति में लोगों ने प्लेग के मरीजों को छुपाने का प्रयास किया। जब उन्होंने छुपाने का प्रयास किया, इस स्थिति को आप बेहतर समझ सकते हैं अगर आपने कोविड में लोग किस प्रकार से अपने घर के परिवार के सदस्यों को बचाने का प्रयास करते थे उसे देखा है, तो आप इस स्थिति को बेहतर समझ पाएंगे, और आप बेशक समझ पा ही रहे होंगे। जब ये पाया गया कि लोग प्लेग के मरीजों को सरकार से छुपा रहे हैं, रैंड ने पुलिस को घरों में घुसने का आदेश दिया। डॉक्टर्स व पुलिस घरों में घुसते थे। प्लेग के मरीजों को पकड़ के घसीट कर बाहर लाया जाता था। उन्हें गाड़ियों में जानवरों की तरह ठूसा जाता था और ले जाकर कहीं किसी कमरे में मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। इसके अलावा जब इन पुलिस अधिकारियों को, पुलिस के जो कर्मी थे, उनको घरों में घुसने के आदेश दिए गए तो घरों में घुसकर इन्होंने लूटपाट भी की। लूटपाट तक बात सीमित होती
तो शायद बर्बरता कम होती। जब आदेश घरों में घुसने का मिला तो इन्होंने महिलाओं के साथ रेप भी किए। रैंड, जिसे जिम्मेदारी दी गई थी बॉम्बे में प्लेग को नियंत्रित करने की, उसने प्लेग से भी अधिक समस्याएं पैदा की। इस बात को लेकर जनमानस में बहुत असंतोष था। लेकिन भला एक प्लेग कमिश्नर का कोई कर क्या सकता है। लेकिन तब तक बाल गंगाधर तिलक का एक लेख प्रकाशित होता है। उस लेख में वो भगवान श्री कृष्ण और गीता का जिक्र करते हैं। वो कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, यदि आप किसी व्यक्ति की हत्या करते हैं लेकिन वो हत्या आपकी व्यक्तिगत दुर्भावना के कारण नहीं है बल्कि बड़े स्तर पर जनमानस के लाभ को सुनिश्चित करने के लिए है, तो इसे पाप की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। यदि आप अधर्म के विरुद्ध ऐसी हत्या करते हैं तो आपको पाप नहीं लगेगा। जब अर्जुन अपने परिवारजन की हत्या करने से मना कर देते हैं, क्योंकि युद्ध में यदि वो इनके विरुद्ध लड़ेंगे तो उन्हें उनकी हत्या करनी पड़ेगी, वो कहते हैं कि मैं ईश्वर को क्या मुंह दिखाऊंगा, मैं तो पापी हो जाऊंगा। तो भगवान श्री कृष्ण उनको समझाते हैं कि यदि आप गुरु द्रोण को मारते हैं, भीष्म पितामह को मारते हैं, तो क्या इसमें आपका उनसे व्यक्तिगत द्वेष है? क्या आप उनसे प्रेम नहीं करते? उन्होंने कहा, नहीं, मैं उनसे प्रेम करता हूं, वो मेरे गुरु हैं, वो मेरे तातश्री हैं। तो उन्होंने कहा कि यदि आप उनसे प्रेम करते हैं, उनसे आपके मन में कोई व्यक्तिगत विद्वेष नहीं है, लेकिन वो अधर्म के पक्ष में है, तो आपको उनकी हत्या करनी पड़ेगी। और ऐसा करके आप वृहद स्तर पर जनमानस के लाभ को सुनिश्चित करेंगे, तो इसे पाप की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा और आपको इसके लिए कोई सजा नहीं होगी। भगवान श्री कृष्ण की इन बातों को वो प्रकाशित करते हैं। उनकी पत्रिका दो भाइयों ने पढ़ी। उनकी पत्रिका दो भाइयों ने पढ़ी, जिसमें से एक भाई थे दामोदर चापेकर और दूसरे भाई थे बालकृष्ण चापेकर। इन दोनों भाइयों ने जब ये किताब में, पत्रिका में ये बात पढ़ी तो वो उससे बहुत अधिक प्रेरित हुए। उन्होंने बंदूक निकाली और रैंड को गोली मार दी। लेफ्टिनेंट एयर्स्ट को भी गोली मार दी गई। ये दोनों मारे गए। पासपस थी, व्यक्तिगत द्वेष नहीं था। द्वेष तो यह था कि आपको बॉम्बे में प्लेग को नियंत्रित करने का कार्य दिया गया था और आपने नहीं किया, तो बृहद स्तर पर जनमानस के लाभ के लिए मारना जरूरी था। उन्होंने मार दिया। जब उन्हें पकड़ा गया तो उनके पास तिलक की पत्रिका मिली। उन्होंने हाईलाइट किया हुआ था। तिलक पकड़े गए। आरोप लगाया गया सेडिशन का, देशद्रोह का। जेल में भी भेजे गए, बाद में छोड़ दिए गए। इसी पृष्ठभूमि में एक और जगह पर हम देखते हैं उन्हें फांसी की सजा दे दी गई, चापेकर बंधुओं को। इसी बीच में नाटू ब्रदर्स भी पकड़े गए। उनके ऊपर तो केस भी नहीं चलाया गया और दूसरे देश में डिपोर्ट कर दिया गया। बाद में हम देखते हैं कि चापेकर ब्रदर्स को पकड़वाने में द्रविड़ बंधुओं का हाथ था। द्रविड़ बंधुओं ने अंग्रेजों की मदद की थी उनको पकड़वाने में। तो चापेकर ब्रदर्स दो भाई नहीं थे, तीन थे। तीसरे भाई ने उन द्रविड़ बंधुओं को मार दिया, तो तीनों ही भाइयों को फांसी लटकाया गया। तो ये तो कहानी रही चापेकर बंधुओं की। चापेकर बंधुओं के अलावा कहानी में एक दूसरा पक्ष रहा सावरकर बंधुओं का। सावरकर बंधुओं में जिनमें एक नाम आपने वीर सावरकर का सुना है, विनायक दामोदर राव सावरकर। उनके बड़े भाई और उनके छोटे भाई, तीन भाई हुआ करते थे। उनके पिता इसी प्लेग में मारे गए थे। जब उनके पिता प्लेग से ग्रसित हुए तो उन्होंने परिवारजन को बंद किया घर के अंदर और वो घर के बाहर निकल गए। उन्होंने कहा, कुछ भी हो जाए दरवाजा मत खोलना। सावरकर बंधुओं ने अपने पिता को प्लेग से तड़पकर मरते हुए देखा। स्थिति कितनी दयनीय रही होगी इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। बाद में दामोदर राव सावरकर और उनके बड़े भाई, विनायक दामोदर सावरकर और उनके बड़े भाई जिनका नाम गणेश दामोदर सावरकर था। तो विनायक दामोदर सावरकर, जिनको आप वीडी सावरकर कहते हैं, और उनके बड़े भाई गणेश दामोदर सावरकर मिलकर 1899 में गुप्त सभा मित्र मेला बनाते हैं। ये एक सीक्रेट सोसाइटी थी। बाद में हम देखते हैं कि यही सीक्रेट सोसाइटी जो है वो 1904 में अभिनव भारत सोसाइटी में परिवर्तित हो जाती है। हुआ क्या था कि मैजिनी जो कि इटली के एकीकरण के एक बहुत ही सम्मानित नेता थे, उन्होंने एक संगठन बनाया था, उसका नाम था यंग इटली। वीडी सावरकर उससे बहुत ही ज्यादा प्रेरित थे और वो यंग इटली की तर्ज पर
यंग इंडिया नाम का संगठन बनाना चाहते थे। तो उनके बड़े भाई ने कहा कि यंग इटली के नाम पर यंग इंडिया नाम का संगठन बनाना ये तो अच्छी बात है, लेकिन हम भारत में रहते हैं तो क्यों ना हम हिंदी शब्दावली का इस्तेमाल करें। तो यंग इटली मैजनी से प्रभावित होकर वीडी सावरकर ने बनाया यंग इंडिया, और यंग इंडिया को फिर हिंदी में रूपांतरित किया गया। तो यंग यानी कि युवा, उसकी एक शुद्ध हिंदी होती है अभिनव, और इंडिया बन गया भारत। तो यंग इटली से बना यंग इंडिया, और यंग इंडिया की हिंदी बनी अभिनव भारत। यंग मतलब अभिनव और इंडिया मतलब भारत। तो अभिनव भारत सभा को बना लिया गया। अभिनव भारत सभा, अभिनव भारत सोसाइटी ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले किया। हम देखते हैं कि स्वदेशी और बॉयकॉट आंदोलन के क्रम में तिलक जी के साथ वीडी सावरकर का काफी अच्छा गठजोड़ रहा। कपड़ों की, विदेशी कपड़ों और सामानों की होली जलाने का कार्य तिलक जी ने वीडी सावरकर को दिया था, और यह कार्य अभिनव भारत सोसाइटी ने बहुत ही अच्छी तरीके से किया। इस बात से वो काफी ज्यादा खुश भी होते हैं। हम देखते हैं कि बंबई, पूना और नासिक में बम बनाने वाले केंद्रों के रूप में अभिनव भारत सोसाइटी काफी बेहतर तरीके से काम कर रही थी। स्वदेशी आंदोलन के खत्म होने के दौर में तिलक जी ने सावरकर से पूछा था कि आपकी क्या योजना है। योजना के दौर में उन्होंने कहा कि मैं बैरिस्ट्री की पढ़ाई करना चाहता हूं, मैं लॉ पढ़ना चाहता हूं। अंग्रेज कानून करते हैं, मुझे जानना है कि इनका कानून कैसा है। जब मुझे इनके कानून की समझ होगी तो मैं इन्हें बेहतर डील कर पाऊंगा। मुझे इनके कानून की समझ चाहिए, मुझे इनके कानून की समझ चाहिए, लेकिन मेरे पास लंदन जाकर कानून की पढ़ाई पढ़ने के पैसे नहीं हैं। तिलक ने कहा, इतनी भी क्या बड़ी बात है, परेशान मत होइए, मैं प्रबंध करवा दूंगा। तिलक ने एक फोन घुमाया, फोन गया लंदन में। लंदन में थे एक व्यक्ति, नाम था श्याम जी कृष्ण वर्मा। वो फोन श्याम जी कृष्ण वर्मा के पास गया। श्याम जी कृष्ण वर्मा लंदन में एक हॉस्टल चलाते थे। उस हॉस्टल का नाम था इंडिया हाउस। हॉस्टल इंडिया हाउस में वास्तव में वो स्कॉलरशिप दिया करते थे इंडियन स्टूडेंट्स को जो होनहार हों। उनके रहने, खाने और पढ़ने का प्रबंध श्याम जी कृष्ण वर्मा किया करते थे। वो सभी बच्चे इंडिया हाउस में रहते थे। वास्तविकता में बताऊं तो लंदन में बना ये इंडिया हाउस केवल देखने में ही एक बॉयज हॉस्टल था। वास्तव में ये क्रांतिकारी गतिविधियों का एक केंद्र था, लेकिन इसे दिखाया एक हॉस्टल की तरह जाता था। फोन श्याम जी कृष्ण वर्मा के पास गया और सावरकर को ब्रिटेन में एडमिशन मिल गया। सावरकर वहां पर जाकर लॉ की पढ़ाई पढ़ने लगे। भारत में अभिनव भारत सोसाइटी के कामकाज को उनके बड़े भाई गणेश दामोदर सावरकर ने संभाल लिया। इसी बीच घटना हुई। 1909 में नासिक का एक जिला मजिस्ट्रेट था, नाम था जैक्सन। उसकी हत्या अभिनव भारत सोसाइटी के एक सदस्य अनंत लक्ष्मण कन्हेरे ने कर दी। जैक्सन, जिसे संस्कृत की बहुत अच्छी जानकारी थी और उसे लोग पंडित जैक्सन बुलाया करते थे, उसे लोग पंडित जैक्सन भी बुलाया करते थे। वो निशाने पर था क्योंकि वो अभिनव भारत सोसाइटी को इन्वेस्टिगेट कर रहा था। उसकी हत्या होते ही बवाल बहुत ज्यादा बढ़ गया। जब बवाल बढ़ा तो नाम अभिनव भारत सोसाइटी का आया। नाम अभिनव भारत सोसाइटी का आया तो गणेश दामोदर सावरकर का भी नाम आया। वीडी सावरकर के बड़े भाई, उनको जेल में डाल दिया गया। खबर विनायक दामोदर सावरकर को लगी। चूंकि वो भी फाउंडिंग मेंबर थे तो निशाने पर वो भी आए, और यह हुआ कि वीडी सावरकर को भी पकड़ा जाएगा। वीडी सावरकर ने चूंकि लॉ की पढ़ाई की थी और वो अंग्रेजों का कानून जानते थे, उन्हें पता था कि अगर भारत में हुई एक हत्या के लिए उन्हें ब्रिटेन में पकड़ा भी जाता है तो अधिकतम 4 महीनों की ही सजा दी जाएगी। उन्होंने फैसला किया कि वो गिरफ्तारी देंगे। गिरफ्तारी देकर वो इस मुद्दे को हाईलाइट करेंगे कि किस प्रकार से अंग्रेजों के द्वारा भारत में भारतीयों का शोषण किया जा रहा है। उन्होंने गिरफ्तारी दी। मैं आपको बता दूं कि सावरकर अंग्रेजों का कानून तो जानते थे, लेकिन वो अंग्रेजों को नहीं जानते थे। अंग्रेजों ने उनका केस ब्रिटेन में नहीं चलाया, उन्होंने उनका केस भारत में चलाया। वहां के जज ने मना किया। उन्होंने कहा कि सावरकर इस हत्या के समय ब्रिटेन में थे, तो कायदे से जुरिस्डिक्शन ब्रिटेन का बनता है, सजा यहां मिलेगी। लेकिन अंग्रेज समझते थे कि इस अपराध में उन्हें ब्रिटेन में मैक्सिमम 4 महीने की ही सजा मिल पाएगी, जबकि वो और अधिक सजा देना चाहते थे सावरकर को। उसका एक बहुत ही अच्छा सा तरीका था कि उनका केस
इंडिया में चला दिया जाए। वो अपराध जिसके लिए ब्रिटेन में महज 4 महीनों की सजा थी, अगर उसी अपराध को भारत में चलाया गया केस तो सजा 100 सालों की होती। हुआ भी वही, सावरकर को इंडिया लाया गया। बीच में वो जहाज से कूद कर भागे, एक फ्रेंच आइलैंड पर गए। उन्होंने वहां से राजनीतिक प्रश्रय फ्रांस से मांगा। फ्रांस ने राजनीतिक प्रश्रय देने से मना किया। सावरकर फिर से पकड़े गए, इंडिया लाए गए। फ्रांस ने उन्हें राजनीतिक शरण नहीं दी। इस बात को लेकर इंडिया हाउस ने, यानी कि श्यामजी कृष्ण वर्मा ने और मैडम बीकाजी कामा, जो कि पेरिस से ऑपरेट करती थी, इन्होंने यूरोप में बहुत हल्ला मचाया कि फ्रांस जैसा देश जो मानवीय मूल्यों की बात करता है, वो एक ऐसे व्यक्ति को राजनीतिक प्रश्रय नहीं देता है जिसे जबरदस्ती इलीगल तरीके से उसके देश में ले जाकर गंभीर सजा देने की योजना है। फ्रांस की यूरोप में बहुत आलोचना हुई सावरकर को राजनीतिक प्रश्रय ना देने की वजह से, राजनीतिक शरण ना देने की वजह से। खैर, सावरकर भारत लाए गए। भारत लाकर उनके खिलाफ 2 तरीके के आरोप लगाए गए। एक तो जैक्सन की हत्या के आरोप और दूसरा भारत में अंग्रेजी सत्ता को उखाड़ फेंकने के षड्यंत्र का आरोप। दोनों ही अपराधों में उन्हें 50-50 सालों की सजा सुना दी गई, 100 सालों की सजा, और भेज दिया गया सेल्युलर जेल, यानी कि अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार में जब सेल्युलर जेल में किसी को बंद किया जाता था तो उस सजा को काले पानी की सजा कहा जाता था। काले पानी की सजा बहुत ही गंभीर सजा थी। कहानी में फ्लैशबैक में जाइए, जब मानिक टोला कॉन्स्पिरेसी केस, षड्यंत्र कांड, या फिर अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस में वरिंदर कुमार घोष को पकड़ा गया था तो उन्हें भी काले पानी की सजा सुनाकर सेल्युलर जेल अंडमान में ही भेजा गया था। सावरकर और वरिंदर कुमार घोष आसपास की ही सेल में बंद थे। काले पानी की सजा को काले पानी की सजा इसलिए कहा जाता था क्योंकि अंडमान एंड निकोबार में आपको काली चट्टानें मिलती हैं और पानी में उन जब काली चट्टानों का रिफ्लेक्शन जाता है तो पानी काला दिखता है। सामान्यतया पानी का कलर ब्लूइश होता है अगर आप बहुत बड़े स्तर पर देखते हैं तो, लेकिन अंडमान और निकोबार क्षेत्र में आपको जो चट्टानें हैं वो काली मिलती हैं। इस वजह से पानी उसके रिफ्लेक्शन की वजह से काला दिखता है, तो वहां की सजा को काला पानी कहा जाता है। काले पानी की सजा अंडमान एंड निकोबार में होती थी। इसको आप इस तरीके से बिल्कुल मत लीजिएगा कि वहां पर वो उन्हें आइलैंड पर छोड़ देते थे और वो घूमते टहलते रहते थे। वहां पर प्रॉपर एक जेल थी जिसे सेल्युलर जेल कहा जाता था। उस जेल में कैदियों को बंद करके बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया जाता था। टॉर्चर का स्तर यह होता था कि आपने कोल्हू सुना होगा, कोल्हू जिसमें बैल को बांधकर तेल निकाला जाता है। कोल्हू पत्थर का लगभग इतना ऊंचा स्ट्रक्चर होगा, 4 से 5 फीट का ऊंचा स्ट्रक्चर, और मोटाई में वो पत्थर का इतना मोटा स्ट्रक्चर होता है जिसका शेप एक डमरू के जैसा होता है और उसके बीच में एक होल होता है। तो अगर आपने कभी कोल्हू देखा है तो ठीक है, अगर आपने कोल्हू नहीं देखा है तो आप ऐसे इमेजिन कर लीजिए कि एक डमरू है और वो डमरू जो है वो 5 फीट ऊंचा है और लगभग 3 फीट चौड़ा है और वो पूरा पत्थर का बना हुआ है और उस डमरू के बीच में एक होल है। उसमें बांस बांधा जाता था, लगाया जाता था और उसी को ऐसे बैल घुमाते थे। वो पत्थर बहुत भारी होता है, आप उसे हिला भी नहीं पाएंगे, आप उसे हिला भी नहीं पाएंगे, बहुत भारी पत्थर, और उसे बैल घुमाते थे, उसी से तेल निकाला जाता था, उसे कोल्हू कहा जाता था। अभी देखिए कोल्हू नाम से कुछ सरसों के तेल के ब्रांड्स भी आते हैं ना, वो कोल्हू जिसे घुमाने का कार्य वास्तव में बैलों को दिया जाता था, उस कोल्हू को सेल्युलर जेल में कैदियों से चलवाया जाता था। नियम यह होता था कि यदि आप 2 पाउंड ताड़ का तेल नहीं निकालते हैं उस कोल्हू को चलाकर तो आपको खाने को खाना नहीं दिया जाएगा। मतलब कोल्हू से क्रांतिकारियों को बांधकर उनसे ताड़ का तेल निकलवाया जाता था और 2 पाउंड तेल निकालने पर ही खाने के लिए 2 रोटी मिलती थी, नहीं तो नहीं मिलती थी। जिंदगी सेल्युलर जेल की नर्क के समान होती थी। सेल्युलर जेल में जाने से बेहतर होता था कि इंसान मर जाए। वरिंदर कुमार घोष, पीडी सावरकर जैसे कई सारे क्रांतिकारियों ने एक लंबा समय ऐसे ही शोषणकारी सेल्युलर जेल में बिताया। सेल्युलर जेल में रहने के दौरान उन्होंने ये महसूस किया कि एक क्रांतिकारी की जगह जेल में नहीं है, वरन उन्हें बाहर निकलकर कार्य करना चाहिए। उन्होंने अंग्रेजों को 5 माफीनामे लिखे। उनके इन 5 माफीनामों की वजह से ही सावरकर को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है। अगर आप वास्तव में देखें तो सावरकर के इन 5 माफीनामों में कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि ये तो एक बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच था। अंग्रेजों ने भी तो भारत के लोगों के साथ ऐसी ही धोखेबाजी की थी ना, वो ऊपर से कुछ और दिखाते थे, अंदर से उनके मसौदे कुछ और होते थे। तो इसमें कोई समस्या नहीं थी। उन्होंने 5 अपॉलॉजी लेटर्स यानी कि माफीनामे लिखे।
वो उन माफीनामों को लिखते, जेल से बाहर आते और फिर अंग्रेजों के खिलाफ कुछ बहुत बड़ा कार्य करते, तो शायद हम सावरकर को क्रिटिसाइज नहीं करते। सावरकर को क्रिटिसाइज इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि उन्होंने 5 माफीनामे लिखे, हम इसे उनकी स्मार्टनेस कह सकते हैं। उन्हें क्रिटिसाइज इसलिए किया जाता है क्योंकि उन माफीनामों के बाद जब वो जेल से बाहर आए तो उसके बाद भी उन्होंने भारत की आज़ादी में कोई बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान नहीं दिया, वरन वो भारतीय राजनीति के हिंदू और मुस्लिम विभाजन की चपेट में आ गए। वो हिंदू महासभा के सदस्य बने, उसके अध्यक्ष बने और उसके बाद उन्होंने हिंदू मुस्लिम की राजनीति में हिस्सा लिया। हिंदू महासभा के नेतृत्व में वो हिंदू राष्ट्र के प्रयास के लिए आगे बढ़े और जब भारत में क्विट इंडिया मूवमेंट यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन चला तो उन्होंने उस आंदोलन को समर्थन भी नहीं दिया। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने जो हिंदू समूह को समर्थन दिया उसके आधार पर उन्होंने पाकिस्तान के विभाजन का विरोध किया। तो जो कि कई सारे समूह आधारित नेता उभरे तो उनमें सावरकर भी उभरे। तो सावरकर को जब आप इवैल्यूएट करते हैं तो केवल आप उनके उन 5 माफीनामों या हिंदू महासभा का सदस्य होते हुए हिंदू मुस्लिम राजनीति में हिस्सा लेने के तौर पर ही केवल उनका मूल्यांकन नहीं किया जाना चाहिए। जब आप उनका मूल्यांकन करते हैं तो ये मूल्यांकन मित्र मेला के साथ शुरू होना चाहिए। उन्होंने मित्र मेला के साथ में जो काम किया, जो उन्होंने कार्य अभिनव भारत सोसाइटी में किया, जो उन्होंने कार्य स्वदेशी आंदोलन के दौरान किया, जो उन्होंने लगभग 10 साल सेलर जेल में बिताए, उन सभी चीज़ों को मूल्यांकन में लिया जाना चाहिए। तब आप सावरकर का सही मूल्यांकन कर पाएंगे और जब आप उनका सही मूल्यांकन करेंगे तो आप उन्हें एक बहुत ही सच्चे देशभक्त के तौर पर मूल्यांकित कर पाएंगे और पाएंगे कि उन्होंने अपने पूरे जीवन को इस देश को समर्पित कर दिया। इसीलिए उनके माफीनामों या फिर हिंदू मुस्लिम राजनीति के बावजूद वो सम्मान के योग्य हैं। वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में राजनीतिक विचारधाराओं के आधार पर व्यक्तित्वों, जो कई सारे ऐतिहासिक व्यक्तित्व हैं, उन्हें या तो सम्मान दिया जाता है या फिर उन्हें टारगेट किया जाता है। तो ये तो राजनीतिक परिदृश्य में होने वाले बदलावों के आधार पर होता है। आप इतिहास के छात्र हैं और आप समझते हैं कि मूल्यांकन राजनीतिक विचारधाराओं के आधार पर नहीं किया जाता, बल्कि एक व्यक्ति के जीवन काल में उसके योगदान के आधार पर किया जाता है। अब कोई एक सरकार आती है जो महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू को सारा श्रेय देती है, एक दूसरी सरकार आती है जो सुभाष चंद्र बोस को, भगत सिंह को, वीडी सावरकर को केंद्र में रखती है और वो बाकी लोगों के योगदान को नजरअंदाज करती है। तो ये तो देखिए राजनीतिक विचारधारा का खेल है। यूपीएससी का छात्र होने के नाते आपको इन चीज़ों से बाहर निकलना चाहिए। हम सभी को पता है कि महात्मा गांधी और नेहरू ने भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान भारत की इस राजनीति में दिया है, हमारे देश को आज़ाद करवाने में दिया है। 10 साल जेल में नेहरू ने भी लगभग बिताए हैं, 8 साल कुछ महीने उन्होंने भी जेल में बिताए हैं, 10 साल पटेल जी ने बिताए हैं, गांधी जी ने तो अपना पूरा जीवन ही समर्पित कर दिया देश को। वहीं दूसरी ओर सुभाष चंद्र बोस ने एक आर्मी इकट्ठा की देश को आज़ाद करवाने के लिए। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ने खुद को फांसी पर लटकाया और सावरकर ने 10 साल सदर जेल में बिताए जहां पर उन्होंने बैल की जगह पर कोल्हू से खुद को बंधवाया। तो आप जब मूल्यांकन करेंगे तो उनके समग्र जीवन को लेकर मूल्यांकन करेंगे, राजनीतिक आधारों पर नहीं। और आप पाएंगे ये सभी व्यक्तित्व भारतीय राजनीति में भारतीयता को आज़ाद करवाने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि राजनीतिक परिदृश्य से बाहर निकलकर आप इनका मूल्यांकन करें तो आप सावरकर का भी बेहतर मूल्यांकन कर पाएंगे। सावरकर का जिक्र करने का मौका मिला तो हमने उनका जिक्र भी किया और उनका मूल्यांकन भी किया। उम्मीद करता हूं कि आपने जो क्रांतिकारी गतिविधियों में महाराष्ट्र की परिस्थितियां हैं उन्हें बेहतर तरीके से समझा। अब हम चलेंगे पंजाब के ऊपर। पंजाब में जब आप क्रांतिकारी गतिविधियों के दृष्टिकोण को समझेंगे तो आप क्या पाएंगे कि अगर आप ये पंजाब देख रहे हैं तो आप ये पाते हैं कि पंजाब का जो पूर्वी हिस्सा है वहां पर तो जो आबादी है वो काफी घनी है, लेकिन जो पश्चिमी हिस्सा है वहां पर आबादी बहुत विरली है। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि अंग्रेजों ने यहां पर कई सारी कनाल्स बनाई और इन्होंने यहां पर जो बहुत सारी कनाल्स बनाई उन कनाल्स के किनारे बहुत सारी कॉलोनीज को बसाया। इन्हें कनाल कॉलोनी कहा गया। तो जो लोग पश्चिम में थे उनसे कहा गया, पूर्व में थे उनसे कहा गया कि आप पश्चिम में जाइए, वहां पर हमने नहरें बनाई हैं और नहरों के किनारे आप जमीनें लेकर वहां पर खेती करिए। तो पश्चिम से, पूर्व से कई सारे लोग पश्चिम में गए और वो उन कनाल कॉलोनीज में यानी कि नहर निकायों में बस गए। वहां पर जाकर उन्होंने खेती आरंभ की और इससे उन्हें काफी लाभ हुआ। जब वहां पर एक बहुत अच्छी आबादी बस गई इन कनाल कॉलोनीज में, तब अंग्रेजों ने फैसला किया कि वो इसका जो खर्चा है वो इन कनाल कॉलोनीज के आसपास बसे लोगों से वसूलेंगे और फिर कराधान बहुत ही तेजी से बढ़ा दिया गया, क्योंकि उन्हें अपना जो इनपुट था, जो अपना इन्वेस्टमेंट था, उसे निकालना था।
तो हमने क्या देखा कि भू राजस्व और सिंचाई कर में काफी तेजी से वृद्धि हुई। जमींदार बेगार प्रथा पर भी यहां पर देखने लग गए। और हम क्या देखते हैं कि ऐसी स्थिति में जब किसानों का शोषण होने लगा तब उन्हें एक नेतृत्व की आवश्यकता महसूस हुई। वो जाते हैं लाला लाजपत राय और भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह के पास मदद की गुहार लगाते हैं। यहां से पंजाब में क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत होती है। लाला लाजपत राय अपने समाचार पत्र पंजाबी के माध्यम से पंजाब के लोगों की स्थिति को उजागर करने का प्रयास करते हैं। अजीत सिंह अंजुमन मुहज्जिबिन वतन नाम की एक संस्था के माध्यम से किसानों की समस्याओं को उजागर करते हैं। क्या उसका नाम लिखा है? बिल्कुल लिखा है। अजीत सिंह जी लाहौर में अंजुमन मुहज्जिबिन वतन नामक क्रांतिकारी समिति का गठन करते हैं। अजीत सिंह भारत माता में कई सारे क्रांतिकारी लेख लिखते हैं और किसानों के उत्पीड़न को उजागर करते हैं। अजीत सिंह और उनके समर्थकों ने चिनाब और बारी दोआब के जो नहरी क्षेत्र थे वहां के किसानों पर लगाए गए भारी भू राजस्व को वापस लेने के लिए अभियान चलाते हैं। लेकिन बाद में उनका रुझान क्रांतिकारी गतिविधियों की ओर हो गया। लाजपत राय और अजीत सिंह आगा हैदर, सैयद हैदर रजा, भाई परमानंद और प्रसिद्ध उर्दू कवि लालचंद फलक के साथ मिलकर क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो जाते हैं। इस प्रकार से पंजाब में क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत होती है। पंजाब में जब क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत होती है तो सरकार इसके दमन का कार्य शुरू करती है। 1907 में कानून लाकर सभाओं और समितियों पर प्रतिबंध लगाया जाता है। लाला लाजपत राय को बंदी बनाकर जेल में डाल दिया जाता है। अजीत सिंह को निर्वासित कर दिया जाता है। अजीत सिंह के निर्वासन के पश्चात वो वहां से फ्रांस चले जाते हैं। लेकिन उसके बाद भी वो सूफी अंबा प्रसाद, भाई परमानंद और लाला हरदयाल के साथ मिलकर क्रांतिकारी गतिविधियों को जारी रखते हैं और वो अपने कार्य में लगे रहते हैं। दिल्ली में क्रांतिकारी गतिविधियों की चर्चा करते हैं। दिल्ली और पंजाब दोनों एक साथ कवर करने थे तो पंजाब हो गया, दिल्ली में चलिए। दिल्ली में क्रांतिकारियों की स्पष्ट अभिव्यक्ति तब होती है जब 1912 में हार्डिंग दिल्ली में प्रवेश करता है। मैं आपको बताता हूं कि 1911 के पहले तक भारत में जो राजधानी हुआ करती थी अंग्रेजों की वो कलकत्ता हुआ करती थी। 1911 में यह फैसला किया गया कि भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया जाएगा और कर भी दिया गया। और जब जो कैपिटल है उसे स्थानांतरित कर दिया गया दिल्ली, तो 11 के बाद 12 में पहली बार एक बड़े काफिले के साथ ग्रैंड एंट्री होती है हार्डिंग की, जो कि उस समय का वायसरॉय था दिल्ली में। और जैसे वो दिल्ली में घुसता है, चांदनी चौक में एक प्लॉट तैयार किया गया था। इस प्लॉट को तैयार करने में रासबिहारी बोस का नाम था, रासबिहारी घोष नहीं। रासबिहारी घोष एक नरम दलीय नेता थे और वो कांग्रेस के 2 साल अध्यक्ष रहे हैं 1907 और 8 में। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट घोष, वी आर टॉकिंग अबाउट बोस। एंड वी ऑल नो क्रांतिकारी कौन है? बोस, घोष नहीं। ऑलवेज रिमेंबर, वी आर टॉकिंग अबाउट बोस एंड नॉट घोष। तो रासबिहारी बोस ये प्लॉट तैयार करते हैं। हार्डिंग जैसे ही चांदनी चौक पहुंचता है उसके ऊपर बम फेंक दिया जाता है। अच्छा लगता है कोई किसी जगह पर नया नया जाए और आप उसके ऊपर बम फेंक दें? आप दिल्ली में तैयारी करने आए और कोई आपके ऊपर बम फेंक दे, अच्छा लगता है? ऐसे अच्छा तो नहीं लगता है। लेकिन रासबिहारी बोस ने बम फेंकवा दिया। और यहां पर दिल्ली में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी, क्योंकि निशाना कौन है? वायसरॉय। हल्के में मत लीजिएगा, ये भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक व्यक्ति है वायसरॉय। उसके ऊपर बम फेंका गया है। हार्डिंग तो इसमें बच गया, लेकिन उसका एक असिस्टेंट मारा गया। रासबिहारी बोस और सचिन सान्याल, ये 2 नाम इस पूरी घटना में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण थे। घटना के बाद पुलिस ने 13 लोगों को गिरफ्तार किया। वो 13 लोग जो इसमें गिरफ्तार किए गए थे उसमें नाम मास्टर अमीर चंद्र, अवध बिहारी, दीनानाथ, सुल्तान चंद्र, हनुमंत सहाय, बसंत कुमार, बाल मुकुंद और बलराज लोगों का था। इसे दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस या दिल्ली षड्यंत्र केस के नाम से जाना गया। इनमें से कुछ लोगों को फांसी दी गई और बाकी लोगों को देश से निर्वासित कर दिया गया। मैं आपको बता दूं कि रासबिहारी बोस यहां अंग्रेजों के हाथ नहीं आए, लेकिन सचिन सान्याल पकड़े गए। सचिन सान्याल को जेल में डाला गया और इसी दौरान उन्होंने बंदी जीवन नाम की एक किताब लिखी। लेकिन रासबिहारी बोस यहां उनके हाथ नहीं आए। ये सारी बातें तो हो गई दिल्ली की। अब हम कहानी में आगे बढ़ेंगे और विदेश में होने वाली गतिविधियों के बारे में चर्चा करेंगे। आपने क्या पाया? हमने बंगाल कवर कर लिया, हमने बॉम्बे कवर कर लिया, हमने दिल्ली व पंजाब कवर कर लिया। अब हम इस चैप्टर में विदेश में होने वाली क्रांतिकारी गतिविधियों के बारे में बात करेंगे। और विदेश में होने वाली क्रांतिकारी गतिविधियां हमारे इस चैप्टर का आखिरी हिस्सा होंगी। तो आइए क्यों ना इस पर बातचीत की जाए। हम इस पर बातचीत करते हैं।
क्रांतिकारी गतिविधियां जो विदेशों में चलाई गई, इनमें से कई सारे देश हैं, जिसमें सबसे पहले शुरुआत होती है इंग्लैंड के साथ। हम अंग्रेजों के घर में घुसे और हमने वहां से क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत की। लंदन में क्रांतिकारी गतिविधियों का नेतृत्व जो है वो श्यामजी कृष्ण वर्मा कर रहे थे। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने वहां पर एक हॉस्टल खोल रखा था जिसका नाम इंडिया हाउस था, जिसका मैंने जिक्र किया। उन्हीं के हॉस्टल में पढ़ाई कर रहे थे वीडी सावरकर, और उन्हीं के हॉस्टल में पढ़ाई किया करते थे मदन लाल ढींगरा। लाला हरदयाल भी उन्हीं से जुड़े हुए थे। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में यहीं पर भारत स्वशासन समिति की स्थापना की थी, और भारत स्वशासन समिति जो हुआ करती थी उसे इंडिया हाउस भी बुलाया जाता था। तो इंडिया हाउस जो नाम था ये भारत स्वशासन समिति का ही था। संस्था का उद्देश्य अंग्रेजों को आतंकित करना था। मैं आपको बता दूं कि वो श्यामजी कृष्ण वर्मा एक समाचार पत्र भी यहां से प्रकाशित करवाया करते थे जिसका नाम था द सोशियोलॉजिस्ट, और सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन यहीं से आरंभ होता है। लंदन में सरकारी दमन शुरू होता है। श्यामजी कृष्ण वर्मा पेरिस चले गए और उसके बाद जिनेवा चले गए। श्यामजी कृष्ण वर्मा के पश्चात इंडिया हाउस का जो कार्यभार है वो विनायक दामोदर सावरकर ने संभाला था, क्योंकि यहां पर कर्जन वाइली की हत्या की गई थी। कर्जन वाइली जो है वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी कि भारत के राज्य सचिव का सलाहकार हुआ करता था। उसकी हत्या के बाद मामला बहुत बिगड़ गया था और अब ब्रिटेन क्रांतिकारियों के लिए एक सही जगह नहीं थी। तो कर्जन वाइली की हत्या के बाद स्थितियां बहुत बिगड़ी और लंदन अब क्रांतिकारियों के लिए एक सुरक्षित जगह नहीं रह गया। यहीं पर इंडिया हाउस में रहते हुए ही सावरकर ने 1857 का स्वतंत्रता संग्राम नाम की पुस्तक लिखी। मैजिनी की आत्मकथा का उन्होंने मराठी में अनुवाद भी किया। मैजिनी से बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुआ करते थे। मैजिनी कौन है? मैजिनी वो हैं जो यंग इटली नाम का एक संगठन बनाते हैं और इटली के एकीकरण का कार्य करवाते हैं। ढींगरा को यहां पर हम देखते हैं कि 1909 में मदन लाल ढींगरा को काम दिया गया कि वो कर्जन विलियम वाइली की हत्या करे। वो एसओएस का सलाहकार था, राज्य सचिव का सलाहकार था, और भारत के लिए जो उनकी नीतियां होती थी उसकी सलाह कर्जन वाइली से आती थी। ये बहुत ही हाई प्रोफाइल असैसिनेशन था जो ढींगरा ने किया था। इसके बाद ढींगरा को फांसी दी गई। मार्च 1910 में नासिक षड्यंत्र केस चलाया गया और सावरकर को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें काले पानी की सजा दी गई। ये किस्सा मैं वहां पर आपको बता चुका हूं। नासिक कॉन्स्पिरेसी केस, वो जो नासिक के उसको मारा था ना जैक्सन को, जिसको हम लोग पंडित जैक्सन बुलाते थे ना, उसकी हत्या के बाद सावरकर को गिरफ्तार किया जाता है। अब देखिए कहानी में मैंने आपको बताया कि जब एक बार कर्जन वाइली की हत्या की गई तो ब्रिटेन जो है वो एक असुरक्षित जगह बन गई। उसके बाद जो क्रांतिकारी थे वो फ्रांस की ओर मूव कर गए। फ्रांस में हम देखते हैं कि वीकाजी कामा, एक वीकाजी रुस्तम कामा भी कहा जाता है, एक महत्वपूर्ण नाम है। हालांकि उनके अलावा श्री एसआर राणा भी थे, लेकिन आपके दिमाग में एक नाम जो रहे वो वीकाजी कामा का रहे। वो पेरिस में क्रांतिकारी गतिविधियों को जारी रखती हैं। 1906 में श्यामजी कृष्ण वर्मा लंदन से यहां आ गए, क्योंकि लंदन में स्थितियां बिगड़ गई थी, और उसके बाद दोनों लोग मिलकर काम करने लगे। उन्होंने यहाँ पे वंदे मातरम नाम का एक समाचार पत्र जो है वो निकालने का प्रयास किया। एचआर राणा भारतीय छात्र हैं तो छात्रवृत्तियों का आरंभ करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस और इंग्लैंड में मित्रता हो गई, तो क्रांतिकारी गतिविधियां यहाँ पे भी धीमी हो गई। वैसे तो देखिए परंपरागत तौर पर इंग्लैंड और फ्रांस दुश्मन हुआ करते थे, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध में दोनों मिलकर लड़े। तो फिर अब इंग्लैंड तो पहले से असुरक्षित जगह थी, लेकिन उसके बाद जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ तो फ्रांस भी असुरक्षित हो गया, क्योंकि दोनों एक साथ मिल गए। तो फिर क्रांतिकारियों को फ्रांस भी छोड़ना पड़ा। तो पहले ब्रिटेन और फिर फ्रांस, यहां से क्रांतिकारी गतिविधियों को चलाया गया। लेकिन जब यहां से क्रांतिकारी गतिविधियां कमजोर हुई तब ध्यान कहां गया? कनाडा और अमेरिका के ऊपर, क्योंकि वो न्यूट्रल स्टेट्स थे। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में क्रांतिकारी गतिविधियों का जो आरंभ है वो लाला हरदयाल करते हैं। 1 नवंबर 1913 को जो लाला हरदयाल हैं वो सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी बनाते हैं, और कई सारी जगहों पर इसकी शाखाएं खोली जाती हैं। गदर पार्टी जो है वो 1857 के स्केल का विद्रोह इंडिया में करना चाहती थी, और इनका जो साप्ताहिक पत्रिका थी उसका नाम गदर था। उसका यहां पर प्रकाशन आरंभ किया जाता है। इसके बाद जर्मनी, देखिए पहले ब्रिटेन में क्रांतिकारी गतिविधियां चली, वो असुरक्षित जगह हो गई कर्जन वाइली की हत्या के बाद। फिर ध्यान गया फ्रांस की ओर, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध में जब फ्रांस शामिल हुआ तो बात बिगड़ गई। दोनों साथी बन गए तो बात बिगड़ गई, तो फ्रांस भी छोड़ना पड़ा। कनाडा और अमेरिका गए, लेकिन जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ तो जर्मनी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहा था। तो सबसे बेहतरीन जगह थी जर्मनी जहां से क्रांतिकारी गतिविधियां चलाई जा सकती थी, तो ध्यान जर्मनी में गया। जर्मनी में हम देखते हैं कि बर्लिन कमेटी को बनाया जाता है, और यहां पे जो बर्लिन कमेटी है उसे वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय चलाना शुरू करते हैं। तो वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय बर्लिन कमेटी के माध्यम से क्रांतिकारी गतिविधियां चलाते हैं। अब इसमें महत्वपूर्ण रहा गदर आंदोलन। गदर आंदोलन जो कि सैन फ्रांसिस्को के साथ शुरू किया गया। गदर आंदोलन गदर दल ने चलाया था।
इसका गठन 1 नवंबर 1913 में संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में किया गया था। लाला हरदयाल एक महत्वपूर्ण नाम है जो गदर आंदोलन चलाते हैं। रामचंद्र, बरकतुल्ला और कुछ और क्रांतिकारी भी इसमें सहयोग देते हैं। सैन फ्रांसिस्को गदर दल का मुख्यालय था। अमेरिका के कई सारे शहरों में इसकी शाखाएं थी। 1857 के स्तर का विद्रोह उद्देश्य था। गदर दल के कार्यक्रम में पंजाब के किसान और भूतपूर्व सैनिक थे जो रोजगार की तलाश में कनाडा और अमेरिका गए थे। उन्हीं को मिलाकर गदर संगठन बनाया गया था। अमेरिका और कनाडा के कई सारे शहरों में उनकी संख्या काफी ज्यादा थी। गदर दल की स्थापना ब्रिटेन विरोधी क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ शुरू हुई। रामदास पुरी, जीडी कुमार, तारकनाथ दास, सोहन सिंह भाखना इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण रहे। एक नाम बड़ा खास है, सोहन सिंह भाखना का नाम याद जरूर रखिएगा, सोहन सिंह भाखना का। 1911 में लाला हरदयाल जब यहां पर जाते हैं तो यह दल काफी उग्र हो जाता है। 1913 में गदर दल की स्थापना होती है और ये वैंकूवर कनाडा में स्वदेशी सेवक गृह बनाते हैं। ये इंडिया हाउस जैसा ही था और सिएटल में यूनाइटेड इंडिया हाउस की भी स्थापना की जाती है। दोनों ही संस्थाओं का उद्देश्य भारत को विदेशी दासता से मुक्ति दिलाना था, ब्रिटेन विरोधी गतिविधियों को संचालित करना था, अंग्रेजों की हत्या करना, साम्राज्यवाद का विरोध करना और भारतीय सैनिकों को अंग्रेजों के विरुद्ध भड़काना। ये कई सारे कार्य ये दल कर रहा था। हम देखते हैं कि गदर दल की गतिविधियों में लाला हरदयाल सबसे प्रमुख हैं। रामचंद्र, भगवान सिंह, करतार सिंह सराभा, बरकतुल्ला और परमानंद भी इसके महत्वपूर्ण सदस्य हैं। 1913 में गदर दल जो है वो अपनी गतिविधियों को तेज करता है। ये गतिविधियां तेज होने का महत्वपूर्ण कारण कोमागाटा मारू की एक घटना थी। कोमागाटा मारू की घटना क्या थी? कोमागाटा मारू की घटना क्या थी, मैं अगर उसके बारे में बताऊं। कोमागाटा मारू प्रकरण, इसके ऊपर हम देखते हैं कि कोमागाटा मारू एक वास्तव में जहाज था। कोमागाटा मारू एक जहाज था और जो जहाज था ना वो इंडिया से कनाडा जा रहा था सिंगापुर होते हुए। तो जब ये कनाडा पहुंचता है तो कनाडा जब ये जा रहा था ना तो देखिए पंजाब के क्रांतिकारी बाबा गुरदित्ता सिंह ने एक जापानी जहाज को भाड़े पे लिया था। जहाज जापान का था, लिया भारत के एक क्रांतिकारी ने था, बाबा गुरदित्ता सिंह ने। नाम जहाज का था कोमागाटा मारू। इसमें 351 पंजाबी सिख थे, 21 मुसलमान थे। ये सिंगापुर से वैंकूवर जाने लग जाते हैं। जब ये कनाडा वैंकूवर पहुंचे तो इन्हें वैंकूवर में रोक लिया गया। वहां पे जाके स्वतंत्र और सुखमय जीवन व्यतीत करना चाहते थे। कनाडा की सरकार ने इन यात्रियों को बंदरगाह पे उतरने की अनुमति नहीं दी। यहां पर 27 सितंबर 1914 को इन्हें कलकत्ता की बंदरगाह पर वापस लौटा दिया गया। जब ये जहाज वैंकूवर पहुंचा तो ब्रिटेन को इनपुट्स मिले। ब्रिटेन ने कहा कि ये क्रांतिकारी हैं और यहां उतरने नहीं चाहिए। मैं आपको बता दूं कि कनाडा ब्रिटेन की कॉलोनी थी, लेकिन कनाडा स्वशासन में था, मतलब उसे डोमिनियन स्टेटस मिल गया था जो हमें नहीं मिला था। कनाडा ने इसके लिए एक शोर कमेटी बनाई। शोर मतलब समंदर का किनारा होता है। शोर कमेटी ने 1 महीने तक इस मामले की जांच पड़ताल की। इन लोगों को जहाज में ही रखा गया, वहीं पर खाना पानी दिया गया, एक तरीके की जेल ही थी वो। ये लगभग 2 महीनों की यात्रा थी। 1 महीने तो वो वहां पर ही, 2 महीने तो वो वैंकूवर के कोच पर ही खड़े रहे। 1 महीने के बाद जब शोर कमेटी की रिपोर्ट आई तो उसे एनालाइज किया गया और फैसला ये किया गया कि इन्हें नहीं उतरने दिया जाएगा। इन्हें वापस से कलकत्ता भेज दिया गया। 2 महीनों तक जहाज में बंद रहने के बाद जब ये कलकत्ता पहुंचे तो वहां ब्रिटिश गवर्नमेंट की कुछ गाड़ियां खड़ी थी। इनसे कहा गया कि आप गाड़ियों में बैठिए, आपको कहीं ले जाया जाएगा। ये काफी लंबे समय से जेल की तरह शिप में बंद थे और कलकत्ता पहुंचने के बाद इन्हें फिर से किसी अननोन जगह पे ले जाया जा रहा था। ये डरे हुए थे कि न जाने इनके साथ क्या होगा। क्या इन्हें मार दिया जाएगा? क्या इन्हें हमेशा के लिए जेल में बंद कर दिया जाएगा? इन्होंने अंग्रेजों की उन गाड़ियों में बैठने से मना किया। अंग्रेजों ने ओपन फायर किया। अंग्रेजों ने जब ओपन फायर किया तो उस ओपन फायर में यहां पर कई सारे लोग मारे गए। 22 लोगों की यहां पर मौत हुई। कोमागाटा मारू की इसमें घटना में उनका कोई भी दोष नहीं था। प्रथम विश्व युद्ध के शुरू होने से पहले सिख इस बात को लेकर काफी नाराज हुए। विदेशों में रह रहे क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपनी गतिविधियों को तेज किया। 1914 की इस घटना की 2014 में 100 साल पूरे हुए। कनाडा ने इस घटना के लिए औपचारिक तौर पर माफी मांगी कि अगर हमने वैंकूवर से उस जहाज को वापस नहीं किया होता तो शायद ये 24 लोग नहीं मारे जाते। तो क्या कनाडा बहुत अच्छा है? कतई नहीं। कनाडा में सिख एक बड़ी आबादी है।
8 से 9 लाख की संख्या में हैं, वोटर हैं, वहां की राजनीति में महत्वपूर्ण हिस्सा निभाते हैं, संपन्न भी हैं। तो वहां की जो सरकार है वो उन्हें हमेशा अपने पक्ष में रखना चाहती है। तो ये उनकी घरेलू राजनीति का हिस्सा था कि उन्होंने उसके लिए माफ़ी मांगी। ये कोई अच्छे भले लोग नहीं हैं जिन्हें अपनी 100 साल बाद गलती का एहसास हो गया, इसलिए वो माफ़ी मांग रहे थे। जनवरी फरवरी 1915 में पंजाब में राजनीतिक डकैतियां काफ़ी तेज हो गई। डकैतियों की मंशा एक विद्रोह की थी। 5 में से 3 घटनाओं में छापा मारों ने अपना प्रमुख निशाना जमींदारों को बनाया और वहां पे किसानों के जो खाते थे उनको नष्ट कर दिया गया। घटनाओं में पंजाब में स्थिति काफी विस्फोटक हो गई। 21 फरवरी 1915 डेट डिसाइड की गई। एक विद्रोह होगा, पंजाब से शुरू होगा, पूरे देश में फैलेगा, देश आजाद करवाएंगे। फिरोजपुर, लाहौर, रावलपिंडी, इन क्षेत्रों में सशस्त्र विद्रोह की तैयारी थी। विदेशों में रहने वाले हजारों भारतीय भारत जाने के लिए इकट्ठे हुए। धन इकट्ठा किया गया। सैनिक रेजिमेंटों को भी खबर लगाई गई। अंग्रेजों को जानकारी मिल गई। इस विद्रोह को शुरू होने से पहले ही समाप्त कर दिया गया। सैनिक रेजिडेंटों को भंग कर दिया गया। 45 लोगों को मुकदमा चलाकर फांसी दे दी गई। रासबिहारी बोस इस घटना का हिस्सा थे। उन्होंने मौके को देखा और वहां से तुरंत जापान निकल गए, क्योंकि अब उनके लिए ये क्षेत्र सही नहीं था। जापान जाकर वो भारतीयों को हथियार भेजते रहे। सचिन सान्याल को देश से निर्वासित कर दिया गया। ब्रिटिश सरकार ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए दमन का सहारा लिया। 1915 में कई सारे कानून लाए गए। गदर आंदोलन एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्रांतिकारी गतिविधि थी, लेकिन वो सफल नहीं हो सकी। सैकड़ों लोगों को या तो फांसी दी गई या देश से निर्वासित कर दिया गया। गदर आंदोलन का अगर हम मूल्यांकन करते हैं तो हम क्या पाते हैं? मूल्यांकन स्वरूप हम ये पाएंगे कि कार्यान्वयन हेतु उन्होंने हथियार, धन, प्रशिक्षण और कई सारी चीजों का बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान दिया, लेकिन ये इस पूरे आंदोलन को संचालित नहीं कर पाए। गदर दल को इस बात का आभास नहीं था कि प्रथम विश्व युद्ध इतना जल्दी शुरू हो जाएगा और अंग्रेज इतने ज्यादा अलर्ट मोड में होंगे। प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होते ही गदर आंदोलनकारी अपनी शक्ति और संगठन का आकलन नहीं कर पाए और सशस्त्र विद्रोह प्रारंभ किया, जिसमें वो असफल रहे। गदर आंदोलन का अभियान मुख्यतः क्रुद्ध और असंतुष्ट अप्रवासी भारतीयों पर निर्भर था, जो परेशान थे। भारतीय जनमानस के साथ वो जुड़ नहीं पाए थे, बल्कि भारत में तो उन्हें नॉन बिलीवर, ऐसे लोगों के तौर पर पोर्ट्रे किया जाता था जो डकैत हैं या फिर वो सिख धर्म को फॉलो नहीं करते, क्योंकि वो सेक्युलर थे। तो भारत के जनमानस में उनको जो पर्याप्त समर्थन है वो प्राप्त नहीं था। आंदोलनकारी विशालकाय ब्रिटिश शासन की वास्तविक शक्ति का आकलन नहीं कर पाए और विभिन्न पहलुओं पर ध्यान भी नहीं दे पाए। लाला हरदयाल की विचारधारा भी बड़ी बदलती रहती थी, तो मैं कहूंगा कि एक अच्छा नेतृत्व भी उनको नहीं मिल पाया और आंदोलन का बहुत ही बुरा प्रभाव यह रहा कि नेतृत्व विहीन हो गया। यद्यपि गदर आंदोलन अपना उद्देश्य प्राप्त नहीं कर पाया, लेकिन ये बहुत लंबे समय तक क्रांतिकारियों को इंस्पायर करता रहा कि वहां से एक आंदोलन शुरू हुआ जो भारत में आकर अंग्रेजों के विरुद्ध देश को आजाद करवाने का प्रयत्न करता है। अंग्रेजों को विरुद्ध आजाद करवाने का प्रयत्न करता है। यूरोप के कुछ और स्थानों पर जो क्रांतिकारी गतिविधियां हुई हैं उन पर भी चर्चा करते हैं, जैसे कि भूपेंद्र नाथ दत्त, लाला हरदयाल और अन्य लोग 1915 में जर्मन विदेश मंत्रालय के सहयोग से जिम्मेरमन योजना तैयार करते हैं। बर्लिन कमेटी फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस बनाई जाती है। इसका उद्देश्य ये था, वहां पे एक जर्मन अधिकारी था जिम्मेरमन, वो कहता है तुम लोग विद्रोह करो, मैं हथियार और पैसे दूंगा। तो जो जिम्मेरमन प्लान तैयार किया गया उसे ब्रिटेन से लीड कर रही थी बर्लिन कमेटी, और भारत में यहां पर जो उन्होंने संपर्क किया था वो 2 लोगों से किया था, रासबिहारी बोस से किया था और बाघा जतिन से किया था। बाघा जतिन को बाघा जतिन इसलिए बुलाया जाता था क्योंकि उन्होंने बचपन में एक बाघ मार दिया था एक चाकू से, अकेले। न्यूज़पेपर में उनकी फोटो आई थी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने उनको इनाम दिया था और उसके बाद उन्हें बाघा जतिन बुलाया जाने लगा, क्योंकि वो बाघ अक्सर शहरी क्षेत्रों में हमला किया करता था। तो इन लोगों के साथ जब संपर्क करके जिम्मेरमन प्लान तैयार किया गया तो उसका उद्देश्य भारत में एक जर्मनी के सहयोग से विद्रोह करना था। हालांकि वो विद्रोह सफल नहीं हुआ। पुलिस के एक मुठभेड़ में बाघा जतिन शहीद हुए। बाघा जतिन का एक बड़ा ही फेमस स्टेटमेंट था, आई विल डाई, आई शैल डाई टू अवेकन द नेशन। अगर देश को जगाने के लिए मुझे मरना भी पड़ा तो मैं मर जाऊंगा। और वो वास्तव में देश को जगाने के लिए मर गए। हम देखते हैं कि यूरोप में कई सारे जो क्रांतिकारी थे वो अलग अलग देशों का समर्थन प्राप्त करने का भी प्रयास करते हैं, जैसे कि वो बगदाद, ईरान, तुर्की और काबुल में क्रांतिकारी लोगों को भेजकर उनका समर्थन प्राप्त करते हैं। इस दौरान हम क्या देखते हैं कि एक शिष्टमंडल जो है वो राजा महेंद्र प्रताप सिंह के, बरकतुल्लाह और अब्दुल्ला सिंधी के नेतृत्व में काबुल गया।
जहां उन्होंने युवराज अमानुल्लाह के सहयोग से एक अस्थायी भारतीय सरकार की स्थापना भी करी। इसके अतिरिक्त सिंगापुर में भी एक विद्रोह हुआ। सिंगापुर में जो विद्रोह हुआ, वहां की 5वीं लाइट इन्फेंट्री और 38th सिख बटालियन के सैनिकों के जमादार चिश्ती खान, जमादार अब्दुल गनी और सूबेदार दाऊद खान ने विद्रोह किया। इस घटना में 37 लोगों को फांसी दी गई और 41 लोगों को आजीवन निर्वासित कर दिया गया। हमने क्या पाया कि क्रांतिकारी गतिविधियों में धीमापन आने लगा। भारत में होने वाली विभिन्न क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र मुख्यतया पंजाब और बंगाल ही रहे। रासबिहारी बोस और सी सान्याल की भूमिका काफी मुख्य रही। 1914 में बंगाल के क्रांतिकारियों ने कलकत्ता के रोड्डा फर्म और कर्मचारियों की सहानुभूति से लूट किया, जिसमें 50 मौजर पिस्तौल और लगभग 46,000 राउंड गोलियां इकट्ठा की गई। जतिन मुखर्जी भी इसके महत्वपूर्ण क्रांतिकारियों में काउंट किए जाते हैं। हम क्या पाते हैं कि क्रांतिकारियों की जो गतिविधियां थी उसमें पटरियों को उखाड़ना, हत्याएं करना, घेराव करना, जर्मनी का समर्थन प्राप्त करना, ये सारी चीजें सम्मिलित थी। लेकिन इनका संगठन काफी कमजोर था, संयोजन मुश्किल था। इसी वजह से हम देखते हैं कि ये क्रांतिकारी गतिविधियां जो हैं ये बहुत अधिक संपन्न नहीं हो पाई और ये भारत को आज़ाद करवाने में भी पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाए। बाद में हम देखते हैं कि होम रूल मूवमेंट शुरू होता है और जो अंग्रेज हैं वो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की घोषणा कर देते हैं, जिसके बाद धीमे धीमे प्रथम चरण की जो क्रांतिकारी गतिविधियां हैं, एक तो प्रथम विश्व युद्ध के शुरू हो जाने के बाद अंग्रेज काफी अलर्ट थे तो क्रांतिकारी गतिविधियों को चला पाना संभव नहीं हो पा रहा था। दूसरी ओर होम रूल लीग का बनना, होम रूल आंदोलन का शुरू हो जाना और अंग्रेजों का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो सुधार है उसको अनाउंस कर देना, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों को अनाउंस कर देना, इन सभी कारणों की वजह से ये जो क्रांतिकारी गतिविधियां हैं वो धीमी पड़ी और धीमे 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 ये गतिविधियां समाप्त हो गई। तो ये थी प्रथम चरण की क्रांतिकारी गतिविधियां। मुझे उम्मीद है कि ये चैप्टर आपने बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। इसको मैंने एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में बिल्ड किया है, फंडामेंटल्स समझाए हैं और 4 हिस्सों में विभाजित करके सभी घटनाओं को विस्तार से एक्सप्लेन किया है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा कि ये चैप्टर आपको कैसा लगा और हिस्ट्री आपको मजेदार लग रही है या नहीं। मिलेंगे आपसे अगले सोमवार एक और सेशन में। तब तक इंतजार करिएगा हिस्ट्री के सेशन का। तब तक के लिए आप सभी लोगों को अलविदा और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।